अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चले आए आज का कंप्लीट नावल स्टार्ट करते हैं, मोहब्बत एक जुनून। अगर आपको ये नावल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा न्यू चैनल है, आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। यार कुछ मंगवाओ, अब बहुत भूख लग रही है। बाकी बातें बाद में। वो तीनों यूनिवर्सिटी के कैफ़ेटेरिया में बैठी थी। हाँ यार, सर एहसान ने तो आज जान ही ले ली, हानिया बोली। ऐसी वैसी अनाया मुँह बनाकर बोली, अब कल प्रेजेंटेशन भी देनी है, नहीं तो कत्ल कर देना है इन्होंने। उफ़ यार बस भी करो रोना, प्रीशा बोली। और कुछ मंगवाओ खाने को। फिर अनाया ने बच्चे को इशारा किया और फिर अनाया ऑर्डर देने लग गई। लंच करने के बाद वो क्लास लेने चली गई और इन तीनों में गहरी दोस्ती थी। स्कूल के ज़माने से वो तीनों साथ थी। तीनों मेडिकल की लास्ट ईयर में थी। यूनी की छुट्टी होने वाली थी कि बारिश शुरू हो गई। वो लाइब्रेरी से निकली। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? बारिश शुरू हो गई और ये अनाया और हानिया भी नज़र नहीं आ रही। वो परेशान बरामदे के नीचे खड़ी थी। बहुत टाइम हो जाएगा, प्रीशा ने घड़ी देखते हुए कहा। इसे किसी ने आवाज़ दी। सुनिए, आवाज़ देने वाला इसका क्लास फेलो फहद था। जी, वो मुझे आपसे सर एहसान के सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए थे। देंगी आप प्लीज़? मैं आपको कल कॉपी करवा कर वापस कर दूंगा, वो नरमी से बोला। प्रीशा मुस्कुराई। इसने बैग से नोट्स निकाल कर इसे दिए। ये लो, थैंक यू प्रीशा, तुम हमेशा मेरी मदद करती हो। थैंक यू, वो बोला तो प्रीशा बहुत खुश हुई। इसे डिसेंट और सुलझा हुआ फहद बहुत पसंद था। इट्स ओके फहद, अगर कहो तो मैं अपनी बाइक पर तुम्हें घर छोड़ दूँ, फहद ने ऑफ़र दी। नहीं नहीं, गाड़ी आती होगी मेरी, प्रीशा ने कहा। तो फहद मुस्कुरा दिया। ओके एज़ यू विश। वो चला गया। बारिश अब थम चुकी थी। वो यूनी गेट की तरफ चल दी। फहद को पता था कि प्रीशा इसे पसंद करती है। प्रीशा अच्छे खासे अमीर घर की लड़की थी, लेकिन फहद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। फहद अगर प्रीशा से शादी कर लेता तो इसकी लाइफ बन जाती, वरना इसे प्रीशा से कोई दिली लगाव न था। फहद ने अपने दोस्त अजीज़ से ये बात शेयर की। यार अगर मैं इससे शादी कर लूँ तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। इसकी माँ बाप भी नहीं और सारी जायदाद इसके नाम पे है और वो रहती भी अपने फूफा के पास है, और वो भी कम नहीं, बड़ी तगड़ी असामी है। क्या तू श्योर है कि वो तुझे? हाँ यार, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, और वैसे भी लाइकनेस तो पता चल जाती है, फहद ने पूरी यकीन अंदाज में कहा। फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तो बता तेरी लाइफ कैसे चल रही है? यार मेरी वाली तो नाराज़ बैठी है, इसे लग रहा है कि मैं मनाने जाऊंगा इसे। हाँ हाँ, पागल है, इसे लगता है कि मैं सीरियस में हूँ इसके साथ। दूसरी देखूंगा बस, इसने आंख दबाकर कहा। तो दोनों हाथ के पे हाथ मार कर हंस दिए। दूर से फहद को प्रीशा आती हुई दिखाई दी। तो जा, प्रीशा आ रही है, मैं आता हूँ। तुम्हारे नोट्स लाना भूल गया, वो प्रीशा की तरफ चल कर आते हुए इसे मुस्कुराते हुए देख कर कहा। ओ सॉरी, मैं तुम्हारे नोट्स लाना भूल गया। इट्स ओके फहद, कोई बात नहीं। आंटी कैसी हैं? अब अम्मी ठीक हैं, अब थैंक यू, तुमने बुरे वक्त में मेरी बहुत मदद की। अगर तुम मुझे पैसे ना देती तो फहद ने मसनूई उदासी से कहा। वैसे कई बार अपने घर के छोटे मसले बताकर इसे पैसे बटोर चुका था। ये तो अच्छी बात है, और आइंदा थैंक्स ना कहना, हम दोस्त हैं। वो तो है, मैं तुम्हें पैसे जल्द लौटा दूँगा, बस ये 2 माह गुजर जाएं, फिर तो हम दोनों की हाउस जॉब स्टार्ट हो जाएगी। हाँ ये तो है, मगर तुम्हें पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं। वो चलते चलते कैफेटेरिया की तरफ गई। एक बात कहूँ? फहद बोला। हाँ कहो। प्रीशा तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, वो हंसी। थैंक यू। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? प्रीशा यकदम चौंकी और इसका हाथ थाम कर, विल यू मैरिड मी? प्रीशा ने इसकी तरफ देखा, दिल ज़ोर से धड़का। क्या दुआएं ऐसे कबूल होती हैं? और फिर प्रीशा ने एक सेकंड ना लगाया हाँ करने में। वो आज बेहद खुश थी। इसने जैसे चाहा वो उसे पाया। फिर एक दिन फहद ने अपना रिश्ता भिजवाया इसे घर। प्रीशा की पप्पो को वो लोग बहुत लालची लगे। इनका इरादा इनकार का था, पर अपनी इकलौती भतीजी की ज़िद के आगे इन्हें हार माननी पड़ी, और यूँ फहद और प्रीशा की मंगनी कर दी गई। चंद माह बाद जब इनके हाउस जॉब भी ख़त्म हुई तो प्रीशा की जॉब एक गांव में लगी। पप्पो ने मना किया। वो इसकी बेइंतहा खूबसूरती से डरती थी, मगर वो गांव के लोगों की मदद करना चाहती थी। इसका ख्वाब था। वो इसी मकसद के लिए इसने गांव जाने का फ़ैसला किया। मलक वजाहत को नई डॉक्टर के बारे में मालूम हुआ तो खुश हुए और अपने नौकरों के हाथ से खाने की दावत दी। प्रीशा को वहाँ काफ़ी सहूलियात दी गईं। छोटा मगर साफ़ सुथरा एक कमरे का घर था और एक मुलाजमा इसके साथ 24 घंटे के लिए रखी गई थी। प्रीशा ने इन सहूलियात के बारे में मुलाजमा से पूछा तो वो बोली, हमारे गांव में जो डॉक्टर वगैरह आता है बीबी तो मलक साहब इसे ऐसे ही सहूलियात देते हैं, इन्हें इज़्ज़त और एहतराम दिया जाता है। अच्छा अच्छा, और आज मलक साहब ने आपको दावत पे हवेली बुलाया है। मैं नहीं जा रही, आप इन्हें मना कर दें। ये क्या बीबी जी, ये गलती भी ना करना, किसी भी में हिम्मत नहीं कि इसकी बात को टाल सके, और ये तो इन्होंने खुद आपको बुलवा भेजा है। अच्छा ठीक है, मैं चलूँगी। वो कुछ सोच कर बोली। मुल्क वजाहत के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम वक़ार, दूसरे का नाम सवार और तीसरे का नाम अम्मार था। ये लोग जद्दी पुश्ती रईस थे। मलक वक़ार की बीवी का नाम मेहर था और इनके 2 बच्चे थे। मलक वजाहत अपने तीनों बेटों में सवार को ज़्यादा अहमियत देते थे।
क्योंकि वो अपने दो भाइयों के बरअक्स ज़्यादा ज़हीन था। गरूर और तकब्बुर इसमें कूट कूट के भरा हुआ था। जब गांव के लोग इसके आगे झुकते तो मलक वजाहत का सीना शान से चौड़ा होता था। वो अच्छा खासा एजुकेटेड और हैंडसम बंदा था। 6 फीट से निकलता लंबा गाल, सुनहरी रंगत, चौड़ा सीना, खड़ी नाक जो इसके चेहरे पर बहुत भली लगती थी, काली चमकदार आंखें, ब्लैक बाल माथे पर आते खूबसूरतियों के मेराज पर पूरा उतरता था। वो अपनी खूबसूरती से अच्छा खासा वाकिफ था, तभी तो हर लड़की इसके आगे पीछे डट्टू की तरह तैयार रहती। दोपहर में वो हवेली आई तो वहाँ इसका बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया। अच्छे लोग हैं ये तो, इसने सोचा। मलक साहब ने इसे हवेली की तमाम औरतों से मिलवाया। वो इसे अच्छी तो लगी, पर इनके घर की औरतों में अच्छे अखलाक के साथ साथ तकब्बुर की मकदार ज़्यादा लगी। दूसरे दिन इसने क्लिनिक ज्वाइन कर लिया। दिन भर लोगों के मसले सुनती रही और चेकअप करते दिन गुजर जाता। इसका अभी तक मलक जवार से सामना ना हुआ था। बस इसने इसके बारे में सुन रखा था कि, और सुनकर इसे इस आदमी पर बेहद गुस्सा आता जो कमज़ोरों को झुकाकर खुश होता था। खैर से क्या करना, इसने सर झटका और अपने काम में लग गई। सुबह वो घर से क्लिनिक के लिए निकली। आज से 1 हफ़्ता हो गया था यहाँ आए हुए। सोचा आज जाके ज़रा क्लिनिक का नक्शा भी ठीक करवा ले। अपने कंपाउंडर का तो बोला हुआ था वो अपनी निगरानी में कुछ रिपेयरिंग करवाए, पर इसने सुस्ती से इसे छोड़ा हुआ था। लेकिन आज इसने सोचा कि वो आज ही अपनी निगरानी में सब करवाएगी, भले 2 दिन के लिए क्लिनिक बंद ही क्यों ना करना पड़े। यूँ अपने घर से निकली, ब्लैक सूट में ब्लैक चादर लिए, बालों के कुछ लटें चेहरे पर बिखरी हुई थी। सादगी में भी वो घसबड़ा रही थी। वो चलते जा रही थी कि कोई सामने से आती गाड़ी तेज़ी में आई। उससे पहले कोई इसे संभलने का मौका मिलता, गाड़ी तेज़ी से रुकी। अंधे हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें? वो गुस्से से बोली। एक हैंडसम सा बंदा गाड़ी से निकला और साथ इसकी गार्ड भी। परीक्षा ने गुस्से से इसे देख रही थी। वो चलता हुआ इसकी सर पर पहुंच गया। जानती भी हो किससे बात कर रही हो तुम? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या करते हो। जवान ने इसे गुस्से से देखा। एक मामूली लड़की क्या इसकी आंखों में आंखें डालकर इस लहजे से बात कर सकती थी? ज़बान संभाल के बात करो। मलक जवार हैं हम, मलक वजाहत के बेटे। जो हमसे ऐसी बात करता है तो हम इसकी ज़बान खींच लेते हैं। लगता है तुम यहाँ नहीं आई हो। यहाँ ये एक गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। गलती माय फुट। तुम जो कोई भी हो, मैं नहीं डर रही तुमसे, तुम जैसों से। क्या कर सकती हो तुम भला? जान से मार दोगे? तुम लोगों में बस इतनी ही हिम्मत होती है। परीक्षा को इसके नाम सुनकर इस पर मज़ीद गुस्सा आया। जवार गुस्से से इसका बाजू तो पहुँचा। हम में कितनी हिम्मत है इसका अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं, लिहाजा हमें मजबूर ना करो अपनी हिम्मत दिखाने पर। परीक्षा ने धक्का मार के इसे पीछे धकेला। गार्ड्स एकदम इस पर गन तान के खड़े हो गए। जवार ने गन नीचे करने का इशारा किया। जितना मैं तुम्हें जाहिल समझती थी तुम इससे भी कहीं ज़्यादा हो। मलक जवार, आइंदा इस तरह मुझे टच करने की हिम्मत ना करना, वरना अच्छा नहीं होगा। इसने उंगली उठाकर इसे वार्न किया और वो साइड से होकर निकलती चली गई। जवार ने गुस्से से मुठ्ठियाँ बंद की थी। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ये सब। वो क्लिनिक आई। गुस्से से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो आखिर चेयर पर बैठी। बीबी जी, मुझे गाँव की औरतों ने बताया मलक साहब से आपका झगड़ा हुआ है। मुलाज़िमा परेशानी से इसके पास पहुंची। वो मलक जवार को अच्छी तरह जानती थी। हाँ, ये क्या किया बीबी साहिबा? आपको नहीं पता कि वो इन्हें आप जान से जा सकती हैं? मुलाज़िमा की बातें सुनकर इसे एकदम गुस्सा आ गया। मलक साहब क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, देखती हूँ मैं अभी क्या कर लेता है वो जाहिर जिसे औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं। पर बीबी बस तुम जाओ यहाँ से। इसने मुलाज़िमा को जाने के लिए अपने कहा और अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वह इसकी ज़िंदगी अब नॉर्मल चंद दिन के लिए ही है। मलिक जवार अपने कमरे में बैठा इस लड़की के बारे में सोच रहा था। आज तक जो भी लड़की से मिली थी, किसी की आंखों में खौफ तो किसी की आंखों में चाह थी, लेकिन ये लड़की ना तो इसकी आंखों में चाह थी और ना ही इसकी आंखों में खौफ। ये लड़की इसके लिए चैलेंज बन चुकी थी। हो तो बहुत हसीन, पर तुम्हें डर नहीं लगता? तो मैं तुम्हें बताऊंगा डर होता क्या है। तुम्हारे चेहरे पर डर देखना भी मेरी ख्वाहिश है। और गुस्से से उठा और किसी को कॉल मिलाई। करीम, ये जो आज लड़की मिली थी इसके बारे में पता कराओ। शाम तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। साईं, ये लड़की 1 हफ़्ता पहले शहर से आई है, बहुत अच्छी डॉक्टर है। जी हम ठीक है, मुझे सारी मालूमात चाहिए इसके बारे में। जी साईं। जवार ने फ़ोन रख दिया। वो आज क्लिनिक आई थी, सुबह से मसरूफ़, अब फारिग हुई थी कि फ़ात का फ़ोन आया। आंटी तो ठीक है ना? परेशानी से बोली। हाँ वो ठीक हैं, पर मेरी बाइक चोरी हो गई है। अगर दोबारा बाइक लेना भी चाहूँ तो इतने अखराजात अबू कैसे पूरे करेंगे? मैं परेशान हूँ तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। फ़हद ने आवाज़ में बेचारगी लाते हुए कहा। ओ तुम परेशान ना हो फ़हद, मैं हूँ ना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? फ़हद एकदम खुश हुआ था। नहीं यार, मैं तुमसे ऑलरेडी इतने पैसे ले चुका हूँ। एंगेजमेंट के बाद तुमने इतने गिफ्ट भिजवाए हैं मुझे, मेरे लिए, और मैंने अभी तक तुम्हें कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। ओ फ़हद ऐसे नहीं सोचो, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। मादी चीज़ों की मेरे नज़दीक मेरे दिल में कोई अहमियत नहीं। तुम बताओ कितना अमाउंट चाहिए तुम्हें? 1 लाख। वाट? बाइक तो हाँ मैं जानता हूँ,
यार बट अबू के ऊपर कुछ कर्ज है, वो चुकाना है। और अच्छा तुम बेफिक्र रहो, मैं भिजवा दूंगी पैसे तुम्हें। थैंक यू परी, तुम बहुत अच्छी हो। परीशा मुस्कुराई। आई नो फहद, और सुनाओ तुम्हारी जॉब लग गई? नहीं यार, ये क्या बात हुई फहद, मेरे आने तक तुम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। अच्छी खासी जॉब थी तुम्हारी। हाँ थी तो, पर वहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं हो सका तो छोड़ दिया। अब देखता हूँ। अच्छा ओके, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, मुझे अबू बुला रहे हैं। ओके, इसने कहकर फ़ोन रखा। वो सोच में पड़ गई। दूसरी तरफ अजीज़ फ़हद के हाथ पर हाथ मारकर कहा, यार तेरी तो सोने की चिड़िया निकली। तो फ़हद ज़ोर से हंसा। अपनी अपनी किस्मत है, फ़हद ने कहा। तो अजीज़ भी हंस पड़ा। रात को पप्पो को कॉल पर इसने फ़हद के मिसाइल के बारे में बताया तो पप्पो बोली, बेटा वो फ्रॉड कर रहा है तुम्हारे साथ, तुम समझ नहीं रही। ऐसा नहीं है पप्पो, वो वाकई परेशान था, मैं जानती हूँ इसे। बेटा तुमने भी दुनिया देखी कहाँ है? मैं जानती हूँ इसे बेटा, मैंने दुनिया देखी है। इसके पेरेंट्स भी बहुत अजीब लगे मुझे, और वो ख़ुद भी पुप्पो ने इसे समझाने की कोशिश की। आपका वहम होगा पुप्पो, खैर छोड़ें। ये बताएं आप कैसी हैं? इसने बात बदलने की कोशिश की। तो पुप्पो मायूस हुई। इसे समझाना बेकार था। जब इंसान की अकल पर पर्दा पड़ता है तो वो अंधा गूंगा और बहरा हो जाता है, और परीशा इन्हीं लोगों में से एक थी। साईं, इस लड़की का नाम परीशा है, लाहौर से आती है, और घर वालों के नाम पर सिर्फ इसके पुप्पो है, जो कि लाहौर में ही इनका एक बेटा बाहिर है। और हाँ इनकी बात इसकी मंगनी हो चुकी है। इसका कोई क्लास फेलो है इससे। गुड करीम कहकर इसने फ़ोन रखा, और अब रोज़ इसके पास मलक जवार की धमकियों पर खत आने लगे। वो तंग आ गई थी। डर भी लगने लगा था इसे कहीं कि वो अपनी धमकियों को सच ना कर दिखाए। ये जो दवाइयाँ मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, ये अब आपको वक्त पर लेनी है। ठीक है जी डॉक्टरनी साहिबा। एकदम से क्लिनिक का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और जवार अंदर दाखिल हुआ। सब एकदम से खड़े हो गए। जाओ यहाँ से सब, वो घर जा। तो सब क्लिनिक से चले गए। ये क्या बदतमीज़ी है? परीशा एकदम से चलाई तो वो पुरसकून सा चलता हुआ आगे आया। अभी तुमने हमारी बदतमीज़ी देखी कहाँ है डॉक्टरनी साहिबा? क्यों आए हो यहाँ? तुम होती कौन हो ये पूछने वाली? जहाँ तुम खड़ी हो ये सब हमारी जागीर का हिस्सा है, हम जहाँ चाहें आ जाएं। इसके लहजे में गरूर और तकब्बुर था। हमारा एहसान मानो कि हमने तुम जैसों पर एहसान किया हुआ है, वरना तुम्हारे इस दिन की गुस्ताखी पर हम इस वक्त तुम्हें यहाँ से कहाँ पहुँचाते किसी को मालूम भी ना होना था। धमका रहे हो? धमका नहीं रहा, बता रहा हूँ। तुम जैसे जाहिल लोग और कर भी कह सकते हैं। वो हंसा। पता नहीं क्यों इस लड़की में कुछ तो ख़ास था। वो जो यूँ इसकी बातों को तवेल देता रहा, तो इसकी आंखों में देख कर बोला, हम कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टरनी, हमें उकसाओ मत। तुम जैसे लोग अपने आप को मालिक कहकर बहुत खुश होते हो। तुम समझते हो लोग इज़्ज़त तुम्हारी करते हैं? नहीं, बल्कि डरते हैं वो तुमसे। वो बेखौफी से इसकी आंखों में आंखें डाल कर बोली, और वो मुस्कुराया इसे देख रहा था। ऐसे लोग जिनसे लोग डर डर के जिए, मैं वहाँ रहना पसंद नहीं करती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम जैसे लोगों को मैं देखना तो दूर, इन पर लानत भेजना भी पसंद नहीं करती। जवार एकदम गुस्से से पागल हो गया। परीशा का बाजू सख्ती से पकड़कर एक ज़ोरदार चांटा इसके मुंह पर मारा और ज़मीन पर जा गिरी। जवार चलता हुआ इस तक आया और इसके सर को ऊपर किया। अब पता चलेगा तुम्हें कि मलिक जवार क्या कर सकता है। तुम पहली हो जिसने हमें यूँ ललकारा। अब बताएंगे हम तुम्हें। तुम यहाँ रहना नहीं चाहती, अब यहीं रहोगी, यहीं जियोगी और यहीं मरोगी। तुम हम जैसों को तुम देखना पसंद नहीं करती, लानत भेजती हो हम पर। इसने झटके से इसका बाजू छोड़ा और उठ खड़ा हुआ। तो अब बेफिक्र रहो, सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हें ये सज़ा है कि अब तुम सारी ज़िंदगी भर ये सूरत देखती रहोगी। और चला गया। पप्पू, मैं वापस आ रही हूँ, इसने कॉल करके पप्पू को बताया। पर अचानक वो एकदम परेशान हो बैठी। जी पप्पू, मेरा कब से इरादा बन रहा था वापस लाहौर आने का, मेरा दिल नहीं लग रहा था यहाँ, इसने बात बनाई। वो पप्पू को परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो ठीक है बेटा। पप्पू मुतमिन नहीं हुई थी, वो जानती थी, लेकिन क्या करती, इसको यहाँ से चले जाना ही बेहतर लगा। इसका सोचना था वो यहाँ से चली गई तो मलिक जवार इसका पीछा छोड़ देगा, और ये इसकी भूल थी। पैकिंग करके वो बस स्टॉप पर जाने के लिए निकली। जी साईं, वो लड़की जा रही है यहाँ से, वो किसी तरह से भी यहाँ से जाने ना पाए। जी साईं। और सुनो, इस लड़की को बाहिफाजत हमारे फार्म हाउस पर पहुँचा देना। आप बेफिक्र रहें साईं, काम हो जाएगा। इसने फ़ोन रखा। आप भाग रही हो? अब ये मुमकिन नहीं, मलिक जवार के पंजरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। वो एक सुनसान कच्ची सड़क पर खड़ी थी। वो बैग हाथ में लिए जा रही थी कि एक गाड़ी इसके सामने आकर रुकी, और 2 आदमी और 2 औरतें इस गाड़ी से निकली। हुई एकदम रुके। इन लोगों में से एक आदमी ने इसका बैग लिया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक आदमी ने औरतों को इशारा किया। औरतें आगे आईं। परीशा एकदम पीछे हुई। उन औरतों ने सख्ती से इसका हाथ पकड़ा और घसीटती हुई इसे यहाँ से ले गईं। छोड़ो छोड़ो मुझे। हाथ पाँव छुड़वाने की कोशिश करने लगी। इन औरतों ने इसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी जन से चल पड़ी। वो पूरे रास्ते चीखते चिल्लाती आई,
पर इसको सुनने वाला कोई न था। गाड़ी एक फार्म हाउस में जाकर रुकी। इसे अंदर लाया गया और एक सुनसान इलाका था जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। इसे कमरे में ले जाया गया। मुझे क्यों लाए हो यहाँ, छोड़ो खुदा के लिए। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर कोई नहीं सुन रहा था। बीबी, ये तो मलक साहब आपको बताएं कि इस वक्त आप आराम करें। मलक साहब ने सख्ती से हुक्म दिया है कि आपका ख़ास ख्याल रखा जाए। वो ये कहकर दरवाज़ा लॉक करके यहाँ से चला गया। पूरा दिन इसने खाना ना खाया और ना पानी पिया, एक कतरा भी मुँह में ना डाला था। रो रो के इसकी हालत बुरी हो गई थी। बीबी ने खाना वगैरह खाया और ज़वार ने आते ही इसके बारे में पूछा। नहीं साईं, कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया। मैंने क्या कहा था तुम लोगों को, इसका ख्याल रखना। इतना सा काम नहीं हुआ तुम लोगों से। वो इन पर गर्जा। साईं, हमने बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी। ज़वार ने कहा, खाना भिजवाओ, मैं खुद देखता हूँ। वही कहकर वो उसके कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ वो कैद थी। दरवाज़ा खोल के वो अंदर दाखिल हुआ। परीशा ने सर उठाकर देखा। ज़वार को देखकर एकदम से खड़ी हुई, चलती हुई आई, इस तक आई। रोने से इसकी आंखें सूजी हुई थी। ज़वार के दिल को कुछ हुआ। क्यों कैद किया है तुमने मुझे यहाँ? ज़वार पहली बार से यूँ बिखरा हुआ देखा था। ना तो वो गुस्से में थी और ना ही आवाज़ में सकती थी। आज इसकी आंखों से इसे बहादुरी की जगह बेबसी नजर आई, लेकिन फिर अपनी टोन में बोला, इतनी जल्दी भूल गई हो कि क्यों कैद किया मैंने तुम्हें यहाँ? परीशा को एकदम सब याद आया। देखो मैंने तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जाने दो मुझे यहाँ से। और रोने लगी। इतने में मुलाजमा खाना लाई। खाना खाओ। नहीं, देखो मुझे नखरे मत दिखाओ, चुपचाप खाना खाओ। वो खामोश बैठी रोती रही। मुझे आज़ाद कर दो प्लीज़, जाने दो। वो फिर से इसकी तरफ से मन्नत करने लगी थी। पहले खाना खाओ, फिर आज़ाद कर दूँगे मुझे तुम। ज़वार वो इस वक्त एक छोटी सी बच्ची लगी जो किसी टॉफ़ी या चॉकलेट के लिए खाना खाने को तैयार हो जाती। वो सोच कर बोला, हाँ अगर तुम खाना खाओगी तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। वो सोच कर बोला, हाँ। उसे एक हाँ पर इसकी आँखें खुशी से चमकने लगी। वो चुप करके खाना खाने लगी। ज़वार उठ के चला गया। जब वापस आया तो वो खाना खा चुकी थी। हम वेरी गुड, इतनी जल्दी है तुम्हें आज़ाद होने की? आओ करता हूँ तुम्हें आज़ाद में। बाहर चलो। परीशा ने इसे अजीब नज़र से देखा। वो इसके साथ आई। लाउंज में कुछ लोग बैठे थे। परीशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। ये हमारा निकाह है आज। परीशा के कानों पर एकदम बम फटा। क्या वो शाकिर थी? ठीक सुना है तुमने, निकाह है आज हमारा। आप अब ऐसा नहीं कर सकते। आप वो पीछे हटते हुए बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहा था ना कि ज़िंदगी भर के लिए मेरी सूरत देखती रहोगी, सारी ज़िंदगी यहीं रहोगी। पर आपने कहा था कि मुझे आज़ाद कर देंगे। वहाँ सा कर तो रहा हूँ आज़ाद, तुम्हें हर तरह की आज़ादी होगी, पर मेरे नाम से तुम्हें कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मैं किसी और की इमारत हूँ, मैं किसी की मंगेतर हूँ। उसे बताने लगी, क्या पता वो इसे छोड़ दे। मुँह बंद करो अपना। वो ज़ोर से चिल्लाया, तुम किसी के मंगेतर थी, अब नहीं हो। समझ आई, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मैं ये निकाह कभी नहीं करूँगी, समझे तुम? कभी नहीं। तो ठीक है, फिर बगैर निकाह के मेरे साथ रहो। परीशा का दिल एकदम से सिकुड़ा। सोच लो, तुम्हारे पास 1 घंटा है, क्योंकि रहना तो तुमने हर हाल में मेरे साथ है। ये तुम पर मुनहसर है कि निकाह के साथ रहो या निकाह के बगैर। वो ये कहकर वहाँ से चला गया और परीशा पत्थर की तरह हो गई थी। वो कमरे में जाकर रोने लगी। ये क्या हो गया था इसकी ज़िंदगी में? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था इसने। काफ़ी देर हो गई थी यूँ रोते हुए। इसे फ़हद का ख्याल आया। कितना प्यार करता था वो इसे। वो क्या सोचेगा इसके बारे में? वो क्या रह लेगा इसके बगैर? नहीं, मैं ये निकाह नहीं कर सकती। दफ्तर इसकी नज़र अपने बैग पे पड़ी। वो जो मुलाजिम सुबह बैग रख कर गया था, वो जल्दी से उठे और क्लच में से अपना मोबाइल निकाला। फ़हद का नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी। फ़हद प्लीज़ फ़ोन उठाओ। वो कॉल करने में इतनी मगन थी कि इसे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ तक ना आई। इसके कान पर लगा फ़ोन किसी ने तेज़ी से झपटा। वो तेज़ी से मुड़ी तो सामने ज़वार को खड़ा पाया। अपने मैक के फ़ोन किया जा रहा है। हाँ, मेरा सेल दो वापस। वो इसे सेल की तरफ लेने के लिए झपटी। ज़वार ने सेल पीछे कर लिया। नो माय डार्लिंग, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक तुम अपने मैके फ़ोन नहीं कर सकती। निकाह के बाद हम दोनों मिलकर फ़ोन पर सरप्राइज़ देंगे इन्हें। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए बोला। परीशा का दिल जल कर राख हुआ था। मैं मर कर भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। वो फनकारी, लेकिन मैं तो मर कर भी तुमसे ही शादी करूँगा। वो कोई जवाब देने ही लगी थी कि जब इसका सेल बजने लगा। परीशा फिर सेल लेने के लिए कोशिश करने लगी। ज़रूर फ़हद ने इसे कॉल बैक की थी। ज़वार ने स्क्रीन पर देखा जहाँ फ़हद का लिंक जगमगा रहा था। ज़वार को एकदम गुस्सा आया, लेकिन दूसरे ही लम्हे खुद को पुरस्कून किया। कॉल रिसीव की। हेलो परी, क्या हुआ? कहाँ हो तुम तो कल आने वाली थी ना। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओ हेलो साले साहब, प्यार से आप अपनी बहन को परी कहते हैं? नाइस नेम।
सूट भी करता है इन पर। वो परीक्षा की तरफ देखकर मुस्कुराया। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम और परी कहाँ है? इतनी बेसब्री क्यों हो रहे हो साले साहब? आपकी बहन बिल्कुल ठीक है हमारे पास। परीक्षा एकदम बोलने लगी। जवार ने से आंखें दिखाई और चुप रहने का इशारा किया। परीक्षा एकदम डर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी परी को अपना कहने की? बहन नहीं मंगेतर है वो मेरी। फहद को गुस्सा आया। हिम्मत? वो कहकर लगाकर हंसा। हिम्मत की बात तो ना ही करो तो अच्छा है। हमारी हिम्मत तो तुम्हारी बहन भी देख चुकी है। वह बार बार परीक्षा को इसके बहन कहकर पुकारता और फहद वहाँ गुस्से से पागल हुए जा रहा था। मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर तुमने ये लफ्ज़ दोबारा कहा। कहाँ है परी? फ़ोन दो इसे। फहद का इतना कहना था कि जवार इतने ज़ोर से धड़ा कि खुद परीक्षा भी डर गई। ज़बान संभाल के बात करो हमसे। मलक जवार हैं हम। तुम मुंह तोड़ोगे हमारा? इससे पहले टांगें तोड़ देंगे हम तुम्हारी और तुम्हारे जिस्म की बोटी बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देंगे हम। दूसरी बात ये तुम्हारी परी नहीं बल्कि हमारी होने वाली बीवी है। अब ये तुम पर मुनहसर है इसे बहन बनाओ या भाभी। और हाँ, आइंदा यहाँ पर दोबारा गलती से भी फ़ोन ना करना तो हम अपनी बात पर पूरा उतर जाएंगे और अपनी बात से फिरना हमने सीखा ही नहीं। इसका अमली मुजाहरा हमारे होने वाली बेगम साहिबा वो खुशी देख चुकी हैं। आखिरी जुमला इसने परीक्षा की तरफ देख कर कहा जब फिर से रोने लगी थी। इसका सेल ऑफ किया और अपनी जेब में डाला और चलता हुआ इस तक आया। मेरे ख्याल से 1 घंटा हो चुका है तो फैसला किया तुमने? परीक्षा का आखिरी दिया हुआ वक्त भी ख़त्म हो गया था। मैं तैयार हूँ। इसके सामने ऐसा कहते ही वो 100 बार मरी थी। वेरी गुड, काफ़ी अक्लमंद हो। चलो। वो मरे मरे कदमों के साथ इसके साथ चलने लगी। निकाह हो चुका था। परीक्षा ने मरे मरे हाथों से निकाह नामे पर साइन किया। इसे फहद याद आया और 2 आंसू टूट कर निकाह नामे पर गिरे। आज से फहद इसका माजी बन चुका था। कितनी नापसंदीदा तब्दीली आई थी इसकी ज़िंदगी में। इसे जिसे पसंद करती थी वो मिला नहीं और जब जो सबसे ज़्यादा नापसंदीदा था वो इसका हाल और मुस्तकबिल बन बैठा था। जवार ने इसे रोते हुए देखा तो कहा नो माय डियर वाइफ, आज तो खुशी का दिन है और यूँ रो के बर्बाद न करो। वैसे आज की खुशी के दिन का सारा क्रेडिट मैं तुम्हें देता हूँ। परीक्षा ने इसकी तरफ आंखें उठाकर देखा क्योंकि तुम्हारी बदौलत मुझे मेरी बीवी मिली। परीक्षा ने मुंह मोड़ लिया। वो मुस्कुरा दिया। परीक्षा वहाँ से उठी और जिस कमरे से इसे ठहराया गया था उसकी तरफ चल दी और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। 1-1.5 घंटे बाद जवार कमरे में आया। उसे रोता देख बोला क्यों मनहूसियत डाली हुई है इस वक्त? मैंने डाली मनहूसियत? ये तुमने मेरी ज़िंदगी में डाली है। वो रोते हुए बोली ये मनहूसियत तुमने खुद अपने लिए चुनी है बीवी। अब रोना किस बात का है? हाँ, गलती तुम थी, मेरी गलती। अब सुकून मेरी किस्मत ही ख़राब है। जवार मुस्कुराया। हाँ, सुकून तो बहुत मिल रहा है तुम्हें यूँ बेबस देख कर। और दूसरी बात किस्मत तो खैर बहुत अच्छी है। तुम्हारी मलक जवार की बीवी बनने का शरफ़ मिला है तुम्हें। वो तफाखुर से बोला। तो परीक्षा तकलीफ़ से हंसी। तुम्हारी बीवी बनने से अच्छा है कि मैं मर ही जाती। जवार हंसा। बड़ी जल्दी नहीं? तुम्हें अब याद आ गया मरने का? परीक्षा गुस्से से बोली। बड़ा गरूर है इतनी ताकत पर तुम्हें। इसके लहजे में तलखी को एंजॉय कर रहा था वो। ये सब बहुत दिलचस्प लड़की लगी जिसके साथ ज़िंदगी अच्छी गुजरनी थी। बहुत गरूर और तकब्बुर तुम्हें ले डूबेगा। वो जैसे मुस्कुराते हुए देख रहा था ज़ोर से हंसा। अच्छा तो तुम वली भी हो? वाह, पर सोच लो मैं डूबा तो तुम्हें भी लेकर डूबूंगा। कल को हमारी मोहब्बत की दास्तानें भी लोग याद किया करेंगे। हम मोहब्बत जानते भी हो तुम किसे कहते हैं? मोहब्बत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती। तुम बड़ी खुशफहम हो। मैंने सिर्फ मोहब्बत की दास्तां कहा और तुमने ये अंदाज़ा भी लगा लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। परीक्षा दिलो जान से ओ हेलो मिस्टर, मुझे कोई खुशफहमी नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी मोहब्बत से। मैं वैसे भी फहद से बस। वो ज़ोर से चिल्लाया और चलता हुआ इसके पास आया। आइंदा ये नाम तुम्हारी ज़बान पर ना आए वरना। इसने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। परीक्षा डरी। जवार ने कंबल उठाया और जाकर सोफे पर रख दिया। जाओ सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। परीक्षा ने दिल ही दिल में कंबल अलग होने पर शुक्र अदा किया और जाकर सोफे पर लेट गई। फहद और पुप्पो के बारे में सोचने लगी। जवार इससे भी डर लग रहा था क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं था कि निकाह करके इसे अलग जगह सोने देता। वह बैठ कर आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। जवार इसकी हालत व सुकनात व खूबी नोट कर रहा था। बेफिक्र हो, कुछ नहीं करता। मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां देखी हैं ज़िंदगी में। वो विर्द करके लेट गई। मालूम हो गया मुझे आप किस किस्म के इंसान हैं। वेरी गुड। बीवियों को हर बात का पता होना चाहिए। और हाँ, तुम मुझे आप ही कहकर बात किया करो। तुम्हारे मुँह से अच्छा लगता है। वो वापस लेट गया। परीक्षा मुँह बनाकर बोली आया बरा आप जनाब करने वाला। फहद एकदम घबराया और अजीज़ को कॉल करके इसे सारी बात बताई। यार जिस तरह वो बात कर रहा था इसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ी और बारो पार्टी है। परीक्षा जैसी लड़की भी बेबस थी इसके सामने। तो मैं क्या करूं? हम तो पंगा ना ले तो अच्छा है। वैसे ही इसकी पप्पो से बात करके देख वो क्या कहती है। दफ़ा करो मुझे। क्या मैं क्यों अपनी जान मुश्किल में फंसाऊँ? इस जैसी लड़कियाँ बहुत
ये हुई ना बात मेरी यार। वैसे परीक्षा ने पैसे भेजे? हाँ 3 दिन पहले भेज दिए थे। तो अकेले अकेले ही मौजें उड़ा रहा है। चल चलते हैं कहीं। और हाँ क्यों नहीं। फात पूरा तैयार हुआ था। अगले दिन जवार इस पर जोर जोर से चीख रहा था। इसने आंखें खोली। उठ भी जाओ, घोड़ी बेच कर सोई हुई हो। परीक्षा उठ बैठी। क्या मुसीबत है? मुसीबत यह है कि मुझे भूख लगी है। उठो नाश्ता बनाओ। व्हाट? इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊंगी? क्या हुआ है? जस्ट निकाह हुआ है हमारा और इस नाते से तुम मेरी बीवी हो। हक बनता है हमारा तुम पर और तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम हमारा ध्यान रखो। ध्यान माई फुट। मेरा बस चले तो गला दबा दो तुम्हारा। और बेसाख्ता हंसा। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। मैं हुई हूँ ना। तुम हमारा गला दबाओगी? हमारा गला? चलो कोई बात नहीं, ये भी कोशिश कर लो ना, काम ही रहोगी। ये फालतू की बहस छोड़ो और नाश्ता बनाओ हमारे लिए। हमें ज़बान दराज औरतें ज़रा पसंद नहीं। वो कुछ कहती कि वो बोला और बात ख़त्म करके चलता बना। पीछे वो देर तक खड़ी रही और फिर फ्रेश होने चली गई। नाश्ता बनाने चल दी। किचन में दाखिल हुई और ब्रेड निकाली। सोचो 7 अंडे फ्राई कर लिए और चूल्हे की तरफ गई। इतने में जवार किचन में आया। क्या बना रही हो? जहर। वो जल के बोली। कोई बात नहीं, खा लूँगा अगर तुम अपने हाथ से खिलाओ। वो शौक हुआ। परीक्षी को ये कोई और ही जवार लगा। परीक्षी ने काफ़ी देर तक कोई जवाब ना दिया और फिर वो बोला, क्या खाली अंडे ही खिलाओगी? ब्रेड है ना, ये तो मैं खाती हूँ। बोली तो जवार बोला, क्या मैं ब्रेड नहीं खाता, मुझे पराठा बना के दो। ये जवार ने फरमाइश की। वट, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं पराठा बनाऊं, वो भी तुम्हारे लिए? तो शोहर हूँ तुम्हारा। ये लफ्ज़ मेरे लिए दोबारा यूज़ मत करना। परीक्षा ने टोका। क्यों, शर्म आती है क्या तुम्हें? वो इसके पास आकर बोला। हाँ आती है शर्म तुम्हें अपना शोहर कहते हुए। पीछे हटी और गुस्से से बोली। इसे कुछ देर घूरता रहा। तुमसे आराम से बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमसे यूँ बदतमीज़ी से बात करो। हमसे तुम अभी वाकिफ़ नहीं हो हम क्या चीज़ हैं। और कहकर चला गया। परीक्षा ने 3 दिन पहले आने का कहा था और अब तक नहीं आई थी। पुप्पो ने कितनी बार कॉल की लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पुप्पो का रो रो कर बुरा हाल था। या अल्लाह मेरी बच्ची ठीक हो, खैरियत से हो मेरे मालिक। वो बार बार यही दुआएं कर रही थी। पुलिस को इसलिए इस मामले में इन्वॉल्व ना किया कि एक लड़की का मामला है और दूसरा ये भी कि ख्याल आ रहा था क्या पता कोई ज़रूरी काम की वजह से ना आ पाई हो। इनका दिल किसी तौर मुतमिन ना हो रहा था। इन्होंने फ़ाद को कॉल की। जी बोले, वो अज़ीज़ के साथ आया था घूमने। पुप्पो का नंबर देखकर वो बदमज़ा हुआ। फ़ाद कहाँ है वो? तुम्हारी बात हुई परीक्षा से? मुझे क्या पता कहाँ है वो। और रही बात इससे बात होने की, तो हाँ हुई थी। शादी कर चुकी है वो किसी से और बहुत खुश है। क्या? किससे? कौन है वो? मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अपनी लाडली से पूछें। पर आइंदा मुझे कॉल करके तंग नहीं करें। कहकर इसने फ़ोन रख दिया। वो इसे लेकर फार्म हाउस से निकला और दोबारा गांव की तरफ रवाना हुए। गांव करीब था। वो बोला, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी किडनैपिंग का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ। परीक्षा एकदम चौंकी। इतना खुश मत हो, निकाह से आज़ादी नहीं दे रहा तुम्हें। ये आज़ादी है कि तुम आराम से अपना क्लिनिक चलाओ, जो करना है करो, पर इस गाँव से नहीं जाओगी। ज़्यादा सवाल मत करो। मैं जो कह रहा हूँ वो अपने कानों के बीच में रखो और चुप करके बैठो। लो जी, यानी बात ही ख़त्म। वो चिढ़ के दूसरी तरफ देखने लगी तो इसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये लड़की पता नहीं क्यों इसे अच्छी लगने लगी थी। इसने इसके रूप को देखा, सफ़ेद रंग जिसमें गुलाबियाँ खुली हुई थीं। जब वो किडनैप हुई थी तब इसने वही ब्लैक सूट जेबतन किया हुआ था। बालों की कुछ लटें इसके चेहरे के अतराफ में फैली हुई थी। वो इस हुलिये में भी बहुत प्यारी लग रही थी। परीक्षा ने इसकी नज़रों की तपिश महसूस की तो जल्द की बोली, मेरा जायज़ा हो गया हो तो कहीं और भी देख लें। वो कहकर लगा कर हंसा। जवान ने इसे इसके घर छोड़ा। इसे जाते इसने पुप्पो को कॉल की। हेलो पुप्पो, कहाँ थी मेरी बच्ची? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो रही हूँ। मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूँ मैं? वो फ़हद कहता है तुमने शादी कर ली। परीक्षा को याद करके फिर रोना आने लगा था। नहीं नहीं पुप्पो, ये किसने कहा आपको? फ़हद ने इससे मजाक में कहा होगा। आप परेशान ना हो। वो ऐसा मजाक क्यों करेगा? बता मुझे, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगी पुप्पो? वो चाह कर भी इन्हें सच ना बता सकी, सिर्फ इनकी परेशानी के डर से। और दूसरा ये कि इन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। मैं बिज़ी थी यहाँ, कुछ एमरजेंसी हो गई थी, तभी आपको बता ना सकी। परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो थोड़ा मुतमिन हुई थी। अच्छा तो फिर कब आ रही हो? अभी तो नहीं आ सकती पुप्पो, कोशिश करती हूँ जल्द आने की। पर कुछ और बातें करते इसने फ़ोन रख दिया था। ये तो तय था कि वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। जवार हवेली आया, फ़्रेश होने अपने रूम में चला गया। फ़्रेश होके आया तो दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ साईं। बड़े साईं आपको बुला रहे हैं। मुलाजमा ने पैगाम दिया तो
वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद मलक वजाहत के पास बैठा था। कहाँ गुम रहते हो ज़वार पुत्र, बड़े दिन हो गए नज़र नहीं आए। तुम कल भी गायब थे। खैर तो है ना पुत्र, कहीं पर दादा की आदत तो ना अपना ली हैं तूने? नहीं बाबा साईं, बस थोड़ा मसरूफ़ था। हम ये मसरूफियात जान सकते हैं? बाबा शक कर रहे हैं मुझ पे, और ना शक वो भी तुम पर। गरूर हो तुम हमारा, हमें फ़ख्र है अपने बेटे पर। शुक्रिया बाबा साईं। ज़वार ने जानबूझकर इन्हें बताया नहीं था। ज़वार का इरादा सिर्फ इस लड़की की अकड़ तोड़ना था, और जब वो इसकी अकड़ तोड़ देता तो इसके इरादा इसे तलाक देने का था। पर यह क्या हुआ था कि इस लड़की के आगे इसकी सारी अकड़ ख़त्म हो जाती थी। वो अकड़ और मगरूर मलक ज़वार की जगह कोई शौक मलक ज़वार आ जाता। इनके निकाह को सिर्फ एक दिन हुआ था और इस लड़की का जादू लगता था कि इसके सर चढ़ कर बोल रहा है, ज़वार हम चाहते हैं कि तुम खाकान शाह से हमारी ज़मीन से जल्द अज जल्द आज़ाद करवाओ। वो ढीठ बन के हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किए हुए है। आप बेफ़िक्र रहें बाबा साईं, मैं हूँ ना, देखता हूँ कैसे नहीं देता वापस। अगर सीधी तरह ना माना तो ठीक है, वरना इसकी टांगें तोड़ के आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। शाबाश बेटे, हमें तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। वो खुश हुए। अब जाओ आराम करो तुम। इसने सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। वजाहत जानते थे वो क्या करके आया है। इन्हें पता था कि इसने एक लड़की उठवाई है, लेकिन निकाह का इल्म अभी तक इन्हें भी ना था। मलक व ज़वार इसे रोज़ बहाने बहाने से मिलने चलने जाने लगा। वो तंग आ चुकी थी। रात को वो सोने के लिए लेटी तो ज़वार की कॉल आ गई। इसने कॉल कट कर दी। वो फिर कॉल करने लगा। इसने नंबर बिजी कर दिया। वो भी ढीठ था, कॉल किए जा रहा था। झुंझला कर परीशा ने कॉल रिसीव की। किसी से इतनी देर तक बातों में मसरूफ़ थी। वो गुस्से से बोला, हमें आज तक किसने इंतज़ार नहीं करवाया, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तुम्हें ये बेजा रियायत दे रहे हैं। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम हमारी साथ बदतमीज़ी से पेश आओ। मैं जिससे भी बात करूं, तुम्हें किस बात की तकलीफ़ हो रही है? और रही बात इंतज़ार की, तो करते रहो। मैं तुम जैसों को मुँह लगाना पसंद नहीं करती। और रियायत दी कब तुमने मुझे? हाँ, तुमने तो मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। हमने पहले भी कहा था कि हमें ज़्यादा बोलने वाली औरतें सख्त नापसंद हैं। गुस्से से घुराया। तो मैं क्या करूँ? मुझे क्या लेना देना तुम्हारी पसंद नापसंद से? मेरे लिए सिर्फ इसकी पसंद मायने रखती है जिससे मुझे मोहब्बत हो। और मुझे तो सिर्फ फ़हद से। वो ज़ोर से चिल्लाया। परीशा शायद अपनी पिछली बातें भूल गई हो। हमें यूँ कह गई हो कि हम जैसों को मुँह लगाना पसंद नहीं करती। ज़रा अपने माजी में बोली गई बातों को याद करो, और फिर ये याद करना कि मलक ज़वार अपनी बात कैसे पूरी करता है। और अब तुम वैसे भी तुम मुँह लगने की बात कह गई हो। परीक्षा को याद करके एकदम झुरझुरी सी आई। इसकी आखिरी बात सुनकर तो इसके हाथों के तोते उड़े। वो खामोशी से सुनती गई। और एक और बात, तुम्हारी पसंद अब हमारी पसंद है, लिहाजा हमारी पसंद भी तुम्हारी पसंद हो तो बेहतर है। सुबह सही मायनों में तुम्हें अपनी बीवी इसी दिन बना लिया था। इस वक्त दिल तुम्हारी तरफ इस तरह मायल नहीं हुआ था जैसे अब हुआ है। जितना टाइम लेना चाहती हो ले लो, लेकिन आना तुमने मेरे पास ही है। पहली बात इसने गुस्से में, और दूसरी बात इसने मुस्कुरा के कही, मुझे ऐसे आदमी नहीं पसंद जिससे लोग डरते हों, जो दूसरे लोगों को पाँव की जूती समझे और ख़ुद को खुदा। तुम बताओ ना, तुम्हें कैसे लोग पसंद हैं? परिशे, तुम्हें क्या पसंद है? मैं वैसा ही हो जाऊंगा। मेरा यकीन करो। वैसा ही। इसकी टोन एकदम बदली। यकीन? वो भी तुम्हारा? कहकर इसने फ़ोन रख दिया। इस आदमी को अभी तक समझ नहीं पाई थी वो। कभी भी वो घमंडी ज़वार लगता और कभी मोहब्बत करने वाला शौक ज़वार। अगले दिन मलक वजाहत चीखते हुए हवेली में दाखिल हुए। ज़वार कहाँ हो? हमारी नाक कटवा दी तुमने एक मामूली लड़की की खातिर। वो गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। जी, इसने इत्मीनान से कहा, तुम्हें अगर लड़कियों की तलब थी तो कोई भी रख लेते अपने शौक़ के लिए। इससे निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? अब जिस लड़की पर दिल आएगा इससे निकाह करते जाओगे। बाबा साईं, वो अब इज़्ज़त है इस हवेली की, पर पुत्र वो हमारे बराबरी के नहीं है। अम्मा ने कहा, अब बराबरी की हो गई है माँ। समझा दो अपने बेटे को कि कुछ दिन चाहे तो इसे अपने साथ रख ले, जब तक इसका दिल ना बढ़े, और इसके बाद इस लड़की को तलाक देनी होगी। आप ये कैसे भूल गए हैं कि मैं आप ही का खून हूँ, आप ही का बेटा हूँ, और ज़िद में आपसे 4 हाथ आगे हूँ। ज़वार, अब तुम हद से बढ़ रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसकी वजह भी आप हैं। हम इस लड़की की हस्ती मिटा देंगे। ज़वार, अगर तुमने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की तो फिर पहले अपने बेटे को ख़त्म कर देगा बाबा साईं। और कहकर वो रुका नहीं था। खाकान शाह से ज़मीन के मामले पर इन दोनों के बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, और एक गोली मलक ज़वार के हाथ को छूकर गुजरी थी। इसे फौरी तबी इमदाद के लिए परीशा के क्लिनिक लाया गया था। परीशा एकदम परेशान हो उठी थी। मलक वजाहत भी वहां पर पहुंच गए थे। इतना खून बहने के बावजूद भी ज़वार ऐसे परीशा को देख कर ज़वार के होठों पर मुस्कुराहट रेंगी। परीशा नज़रअंदाज करके इसका ज़ख्म ठीक करने लगी। इसका ज़ख्म काफ़ी गहरा था। आप प्लीज़ इन्हें शहर ले जाएं।
सुनो डॉक्टरानी, मेरा बेटा तकलीफ़ में है और तुम कह रही हो कि इसी तकलीफ़ में शहर ले जाऊं। तुम यही इलाज करो इसका, मलक वजाहत बोले। पर तुमने सुना नहीं हम क्या कह रहे हैं। वो सख्त हुए और तो जवार ने इन्हें चुप रहने का कहा। परीक्षा की कोशिश की वजह से खून बहना रुक गया था। इसने जवार को पेन किलर दी और कुछ दवाई लिखकर इसे दी। अगले दिन वो हवेली आई। मलक अमार इसे जवार के कमरे में ले गया। इसे देखकर जवार का चेहरा खिल उठा। जे नसीब, आज तो खुद हमारी बेगम चल कर आई है। वो कुछ न बोली और जख्मों का मुआयना करके चली गई जाने लगी। जवार ने इसका हाथ पकड़ा, उसे अपने करीब बिठा लिया। डोंट टच मी ओके, वो गुस्से से बोली और उठने लगी। जवान ने इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं एक डॉक्टर हूँ, समझ आई, पर मेरे पास तो मेरी बीवी बैठी है, मुझे चलना चाहिए। वो फिर उठी। नाश्ता आज मेरे साथ करो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाना है, बात समझ नहीं आती तुम्हें, वो चिल्ला के बोली। तो जवार ने खींच कर इसे अपने करीब किया। आपका ज़ख्म ताज़ा है, आप आराम करें। वो बुखलाई, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि तकलीफ़ें बर्दाश्त न कर सकूँ। तो ये जिताना आप ज़रूरी है कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और ताकतवर भी। तुम मेरे घर में, मेरे कमरे में मेरे सामने खड़ी हो और मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। नहीं छोड़ दें आप। ठीक है, कर लूँगी नाश्ता। जवार के ज़ख्म अब तकरीबन भर चुके थे। वो तेज़ी से सहजियाबी की तरफ लौट रहा था। एक दिन मलक वजाहत इसे कमरे में आए। बाबा साईं आप आए। जवार उठकर बैठा। तो क्या सोचा तुमने इस लड़की के बारे में? मैंने आपको बताया था कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता जवार, और तुम्हें ये भी मालूम है कि हमारे ख़ानदान में जितनी माशूकी चली, लेकिन शादी हम सिर्फ ख़ानदान लड़की से करते हैं। वो भी अब इसी ख़ानदान का हिस्सा है। बाबा साईं, मलक वजाहत तैश में आ गए। और जवार, अब तुम हद से पार हो रहे हो। वो एक लड़की नहीं हो गई, जान का अजाब हो गई हमारे लिए। इस अजाब को तो हम देख लेंगे खुद। खबरदार बाबा साईं, अगर इसे कुछ हुआ तो दुनिया को आग लगा दूंगा। वो चिल्लाकर कमरे से चला गया। मलक वजाहत का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। वो एक मामूली सी लड़की के लिए इनका लाडला बेटा पागल हो रहा था। जवार अब ऐसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। अब वो लोगों को डराना धमकाना छोड़ चुका था। जो घमंड इसमें पाया जाता था वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था। वो लोगों के काम करने लगा था। परीक्षा यही समझती थी कि वो अभी भी फ़हद से मोहब्बत करती है। वह हैरान होती, इसने निकाह के बाद इसे अब तक कॉल ना की थी और फ़हद ने पूछा तक ना था। कुछ लोगों को मोहब्बत इस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक वो इनके पास होती है, और जब मोहब्बत इनसे दूर चली जाती है तो वक्त इन्हें बताता है कि मोहब्बत तो इनकी थी ही नहीं, बस वो वही समझ न सके। एक दिन इसने इस गाँव से चले जाने का फ़ैसला किया। पुप्पो को कॉल करके इसने ये कह दिया था कि इसने इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में अप्लाई किया था, इसकी जॉब वहीं हो गई है। तो बेटा आ तो जा, कितने महीने हो गए हैं इन आँखों को तेरा दीदार नसीब नहीं हुआ, तरस गई हूँ मैं। जी पुप्पो, मिल के ही जाऊँगी आपसे। फिर एक दो बातों के बाद इसे फ़ोन कट कर दिया। जवार के बदले रवैये को अमार ने भी नोट किया था। अमार जवार के कमरे में आया। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जवार ने इससे पूछा। वरना इसकी शख्सियत सख्त रवैये की वजह से के कमरे में कम ही आते थे। वैसे ही आदा साईं वो उलझा हुआ लगा। क्या हुआ, यहाँ आकर बैठा हुआ आके बेड पर बैठ गया। आदा साईं, एक बात पूछूँ आपसे? जवान ने सर हिलाया। आदा साईं, आपका इतना बदला हुआ रवैया, मेरा मतलब है कि पहले तो आप, इसने बात अधूरी छोड़ दी। तो वो मुस्कुरा दिया। अमार जो ये सोच रहा था कि वो गुस्सा होकर मुस्कुराता देखकर हैरान रह गए। जवार जो ख़ास मौका पर ही मुस्कुराता था, आज बिना बात यही मुस्कुरा दिया था। जवार बोला, मोहब्बत सब कुछ करवा देती है। अमार, मोहब्बत पर अदा किससे? वो डॉक्टरनी है ना, परिशे। इसे इसका नाम लेते हुए इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। अमार तेरी भाभी है, इसे घमंड नहीं पसंद था तो छोड़ दिया। इसे लोगों पर जबर करना नहीं पसंद, तो अब कोशिश करता हूँ कि वो मेरी वजह से कोई नुकसान ना हो, और मुझे यकीन है कि अपने मोहब्बत से मैं इसे जीत लूँगा। वैसे भी लगता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। अमार को वो डॉक्टर याद आई। कहीं से नहीं लगता था कि वो भी जवार से मोहब्बत करती है। तभी बोला, तो सही आपको यकीन है ये इल्हाम? अभी तक तो इल्हाम है। वैसे भी मोहब्बत में जब तक इल्हाम ना हो तो फिर मोहब्बत का। वो ऐसे बोला तो अमार हंसा। बेस्ट ऑफ लक। आधा साईं वो कहकर उठा और चला गया। जवार देर तक परीक्षा को सोचता रहा। जवार किसी काम से शहर गया हुआ था और यही सही मौका था यहाँ से जाने का। वो घर से निकली, बस स्टॉप पर पहुंची। इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना चाहती थी। जब बस चली तो इसने मोबाइल की सिम तोड़कर मोबाइल गाड़ी से बाहर फेंका। वो इस गांव की किसी याद को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी, और जवार से तो अब कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहती थी। गाड़ी गांव के हदूद से निकल रही थी और इसका दिल पता नहीं क्यों बेचैन हो रहा था, जैसे कि वो गलत कर रही हो, जैसे अपना दिल यहीं छोड़कर जा रही हो। दो आंसू टूट कर इसके गाल पर बह गए थे। एक लंबे सफ़र के बाद वो लाहौर पहुंच गई थी। घर पहुंचकर पुप्पो से मिली। रात के खाने के बाद वो दोनों बैठकर चाय पी रही थी। पुप्पो ने पूछा, परीक्षा कल
कब तक निकलोगी इस्लामाबाद में? तो कहती हूँ 2-3 दिन तक यहीं रुक जाओ ना, फिर चल जाना पप्पू, मुझे कल ही ज्वाइनिंग देनी है। हर हाल में मैं नहीं रुक सकती। वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। इसे पता था अगर यहाँ रुकी तो जवार से जल्द ढूंढ लेगा। तो पप्पू आप भी चले ना मेरे साथ। वो इन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। अरे मैं कैसे जा सकती हूँ पूरा घर छोड़कर? कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, बस आप मेरे साथ चल रही हैं। पप्पू को मनाने के बाद वो अपने कमरे में आई। उफ, इस जाहिल का फ़ोन भी आता होगा। पता नहीं क्या हर रोज़ फ़ोन करता है सर खाने के लिए। वो क्या कराई थी वो अक्सर फरामोश कर बैठी थी। बहुत देर तक जब कोई कॉल ना आई तो वो चौंकी और सेल देखने उठी। मैं सेल और सेल ढूंढने लगी तो इसे एकदम याद आया वो तो इस गांव को छोड़ आई है। याद आते ही दिल एकदम खाली खाली होने लगा था। उदासी रूह में उतरने लगी थी। वो शख्स इसे अपना आदी कर गया था। इसने सर झटका और सोचा फहद को कॉल करें, और इसे तब और हैरानगी हुई जब इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो फहद से बात करे। इसने अपनी हालत को इग्नोर किया और फहद को कॉल की। 2-3 दिन बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो फहद बोला। इसकी आवाज़ सुनकर आज पहली बार ये हुआ था कि जब इसका दिल न धड़का हो। हेलो फहद, कौन? मैं परीशे। कौन परीशे? फहद मैं हूँ। परीशे भूल गई क्या? परीशे को लगा कि वो मजाक कर रहा है। कौन है फहद? एक नस्वानी आवाज़ आई। रॉन्ग नंबर है जान, फहद ने कहा और फ़ोन रख दिया। परीशा फ़ोन को हैरानगी से देखने लगी। जवार दूसरे दिन हवेली लौटा। फ्रेश होकर सोचा आज परीशा से मिलने जाएगा। थोड़ी देर बाद वो इस घर के सामने खड़ा था और दरवाजे पर लगा ताला इसका मुँह चुरा रहा था। इसने सोचा क्लिनिक में होगी, मगर क्लिनिक में भी ताला लगा हुआ था। वह सब क्या था? फिर दिमाग ने एकदम झटका खाया। हम इस लड़की की हस्ती मिटा देंगे। मलक वजाहत के बोले गए अल्फाज इसके कानों में गूंजे और इसका मुंह गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गया था। वो सीधा हवेली पहुंचा। मलक वजाहत कहाँ हैं आप? मेरे सामने आए। वो चीख चिल्ला रहा था। क्या हुआ पुत्र, क्यों पागल हो रहे हो? भला बाप का यूँ नाम लेता है कोई? अम्मा परेशानी से बोली। आप हट जाएं। कहाँ है मलक वजाहत और मलक जवार के बीच का मामला है? वो आगे बढ़ा। इतने में मलक वजाहत मलक जवार के सामने आए। क्यों चिल्ला रहे हो? बाप है हम तुम्हारे। किस लहजे में बात कर रहे हो हमसे? बाप ऐसे होते हैं? आपको बाप कहते हुए मुझे शर्म आती है। मलक वजाहत ने एक ज़ोरदार चांटा इसके मुंह पर मारा। मलक वजाहत ने मलक जवार के तमीज़ से बात करो हमसे। मलक जवार, हमारे बेजलाट प्यार ने तुम्हें खुद सर कर दिया है कि तुम अब अपने बाप से ज़बान लड़ा रहे हो। अम्मा जान ने एकदम अपने मुंह पर हाथ रखा और जवार का बाजू पकड़ा। इतना सब कुछ करके मुझसे तवक्का रखते हैं कि मैं आपसे बदतमीज़ी से बात करूं, तमीज़ से बात करूं? वो पागल हो गया था। क्या किया है हमने? कहाँ है परीशे? क्या किया आपने इसके साथ? परीशे वो डॉक्टर नहीं? हाँ वही बताएं। हमें नहीं पता जवार, इस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा आप खिलाफ थे। सच बताएं वरना क्या? मलक वजाहत बोले। जवार ने जेब से गन निकाली और कनपट्टी पर रखी। जवार मेरे बच्चे। अम्मा एकदम चीखी। जवार ये क्या पागलपन है? मलक वजाहत चिल्लाए। आप बताते हैं नहीं जवार, हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम। तो फिर कहाँ है वो चिल्लाया। जवार खुदारा ये नीचे ही करो। अम्मा रो रही थी और वो किसी की नहीं सुन रहा था। जवार हम मलक वजाहत हैं जो काम करते हैं दिन दहाड़े करते हैं, यूँ छुपा कर कुछ नहीं करते। खाएं मेरे सर की कसम और सच बताएं। जवार ने इनका हाथ अपने सर पर रखा। मलक जवार, बाप पर एतबार नहीं खाते हम, तुम्हारी कसम खाते हैं, तुम्हारी कसम, सर की कसम। खुश हो जाओ, हम नहीं जानते वो कहाँ है। जवार एकदम खामोश हो गया। मलक वजाहत ने गन इनके हाथ से छीनी और खामोश रहा और चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। अम्मा पीछे रोती रहीं। इसने सुना अनसुना करके अंदर जाकर कमरे को लॉक कर लिया था। पहली बार कुछ छन से टूटा था। शायद वो मुर्दा कदमों से अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद कर दिया, आगे बेड पर बैठा और सर हाथों में गिरा लिया था। क्या वो मुझे छोड़कर चली गई है? क्या सच में मैं गलत था जो ये समझ रहा था कि इसकी पसंद अपनाऊंगा तो क्या पता वो मुझे से मोहब्बत करने लगे? क्या फ़ात की मोहब्बत इतनी ज़ोरावर थी जो इसे अपना शोहर नज़र ना आया? भले ये रिश्ता का मजबूरी में जोड़ा गया था इससे, पर रिश्ता तो था ना। इसने अपना सर उठाया। मलक जवार कमज़ोर नहीं है, वो बदला ज़रूर लेगा पर कमज़ोर नहीं हुआ। वो अब भी ताकतवर है। वो अपनी इज़्ज़त अपनी बीवी किसी और के पास कैसे आसानी से भेज सकता है? नहीं परीशा, तुम वापस आओगी और अब की बार इस घर में आओगी, यही रहोगी हमेशा, लेकिन तुम्हें वो जवार नहीं मिलेगा। हाँ मैं वैसा रहूँगा जैसे लोग तुम्हें पसंद हैं, क्योंकि मोहब्बत के आगे मैं बेबस हूँ। यहाँ तक कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। परीशा, तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। परीशा, तोड़ दिया है तुमने मुझे। वो पहली और आखिरी औरत हो जिसे मेरे दिल ने चाहा, और वो तुम पहली और आखिरी औरत हो जिसने मुझे बेदर्दी से तोड़ा। मैं तुम्हें ढूंढूंगा, ज़रूर ढूंढूंगा। पाताल में भी हो तब भी तुम्हें ढूंढ ले आऊँगा परी। और रात गए तक इससे मुखातिब रहा और फिर खड़ा हुआ। इसने टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे। इसने एक नंबर मिलाया। आज
कि आज पता करो, बताओ कि डॉक्टर ने परीक्षा गाँव से कहाँ गई है। जी साईं, इसने कहा और फ़ोन रख दिया। सुबह के 4 बज रहे थे। परीक्षा के बारे में सोच रहा था। बार बार आँखों के गोशे नम हो रहे थे। क्या वो लड़की इतनी बासर थी जो इस जैसे शख्स को रुला गई थी? वो बचपन से अब तक बस रुलाता ही आया था और आज एक मामूली सी औरत ने इसे रुला कर रख दिया था। इसने एक नंबर मिलाया। आज के आज पता करके बताओ कि डॉक्टरनी परीक्षा कहाँ है, जल्दी करो। परीक्षा थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जाकर लेटी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसे इस वक्त फहद की बेरुखी नहीं बल्कि जवार की याद सता रही थी। उफ, लगता है मैंने इससे कुछ ज़्यादा ही जहन में सवार कर लिया है। इसने आंखें बंद की। उसे फिर से याद आने लगा कि जब वो इसे फ़ोन किया करता था वो गुस्सा होती थी। वो उठ कर बैठी और सर हाथों में थाम लिया। सही कहता था, वो आदतें मोहब्बत से ज़्यादा जानलेवा होती हैं। वो भी तो इसकी एक आदत अपने साथ ले आई थी जो कि इसे डिस्टर्ब कर रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि वो इसकी आदत नहीं बल्कि वहाँ अपना दिल छोड़ आई है। इस्लामाबाद आई से तीसरा दिन था। यह हाँ, सोचा था कि वो यहाँ आके बिज़ी हो जाएगी तो पता ज़वार की यादें से इसका पीछा छोड़ देंगी, पर ये इसकी खामोख़याली थी। लेकिन एक दिन हॉस्पिटल नहीं गई थी। उठते-बैठते इसे वहीं पर वो याद आता था। अनजाने में ही सही वो इसकी कॉल का इंतज़ार करने लगी थी। वो जानती थी कि वो इसे कैसे ना कैसे फ़ोन करेगा, लेकिन फिर भी दिल कहता था कि कभी तो वो पता लगा ही लेगा। इतने दिनों में वो ये तो जान ही गई थी कि वो ज़वार से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन इसकी फ़ीलिंग से इनकारी थी। वो फ़हद से बेवफ़ाई नहीं कर सकती थी। बहुत दिनों से वो फ़हद को कई बार कॉल कर चुकी थी, पर वो अब इसका फ़ोन नहीं उठाता था। आज भी इसने इसको कॉल मिलाई थी। इतनी कॉल्स के बाद इसने फिर बेसूद इसने दोबारा कॉल की और अब की बार फ़ोन उठा लिया गया। फ़हद इस टाइम अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के पास बैठा हुआ था। सेल पर चहकता नाम देखकर नागवारी से देखा और कॉल रिसीव की। कौन हो, क्यों फ़ोन कर रही हो बार बार? फ़हद, मैं परीक्षा हूँ। परीक्षा? ओ हाँ हाँ, परीक्षा ज़वार। परीक्षा को धचका लगा। फ़हद, तुम चुप करो और मेरा पीछा छोड़ दो अब। फ़हद, मैं इसे छोड़ आई हूँ। ओह, तुम तलाक याफ्ता हो? मेरा क्या दिमाग ख़राब हुआ है जो तुम जैसे तलाक याफ्ता से शादी करूँ? फ़हद, नाम मत लो मेरा। और रही मोहब्बत की बात, तो वो मुझे तुमसे थी ही नहीं। जस्ट पैसों की ज़रूरत होती थी जो तुम मुझे पूरी कर देती थी, और तुमसे शादी का मकसद भी यही था। व्हाट, तुम मुझे यूज़ कर रहे थे? हाँ, आसान लफ्ज़ों में यही समझ लो। वो लापरवाही से बोला। और हाँ, आइंदा मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं, कहकर इसने फ़ोन रख दिया। बहुत देर तक तो समझ नहीं आई कि इसके साथ हुआ क्या है, और जब समझ आई तो इसका धाड़े मार के रोने का दिल चाहा। इतना बड़ा धोखा इसके साथ। फ़हद से अच्छा तो ज़वार था, जिसने इससे भले क्यों ज़बरदस्ती निकाह किया, लेकिन इससे निकाह के बावजूद अपनी कोई गर्ज ज़ाहिर ना की। और फ़हद, वो तो मंगनी से पहले भी इससे अपना काम निकलवाता रहा। इसे याद आया कि जब भी वो फ़ोन करता था अपने काम के लिए करता था, वरना वो तो इसे पूछता तक न था। और ज़वार हर रोज़ इसे फ़ोन करता था, इसकी कड़वी बातें सुनता था, सहता था। इसके लिए अपने आप तक को बदल दिया था। इसने जो किया मोहब्बत वो थी जो ज़वार से करता था। ज़वार और फ़हद का मुआवजा करने लगी। ज़वार से ढूंढता हुआ लाहौर पहुंच गया था। इसके घर पे गया तो ताला लगा हुआ पाया। चौकीदार ने बताया कि वो तो इस्लामाबाद चले गए हैं। हाँ, कहाँ तक छुपती फिरोगी पड़ी मुझसे? कहाँ तक मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वो खुद से बोला। परीक्षा फिर से गाँव जाना चाहती थी, जहाँ इसकी खुशियाँ थी, जहाँ इसका ज़वार था। फ़हद तो कब का इसके दिल से उतर चुका था। फ़हद का ज़िक्र तक वो सुनना नहीं चाहती थी। वो अब जल्द अज़ जल्द ज़वार से मिलना चाहती थी। इसे मालूम था कि वो इससे नाराज़ होगा, पर वो इसे मना लेगी। इसे पुप्पो को सब कुछ बताने का फ़ैसला किया। रात को पुप्पो अपने रूम में आराम कर रही थी कि परीक्षा चली गई। खैरियत बेटा इस वक्त? जी पुप्पो, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पुप्पो वो झिझकी। बोलो बेटा, झिझक क्यों रही हो? बचपन से आज तक तुमने हर बात मुझसे बेझिझक की है, फिर आज झिझक क्यों? पुप्पो, वो फ़हद ने जो आपको फ़ोन पर बताया था कि निकाह का, वो आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी। वो सच कह रहा था। क्या? यानी तुम्हारा निकाह? जी पुप्पो, पर बस मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बताओ, तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ था? पुप्पो, मैं बताती हूँ। मैंने पूछा है, तुम्हारा निकाह तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ है? जी पुप्पो, पर ये पूरा सच नहीं है। आप तो मुझे जानती हैं, फिर ये क्या सच है? मैंने तुमसे पूछा, तुमने झूठ बोला कि नहीं। अब तुम कह रही हो कि फ़हद सच कह रहा है। पुप्पो, ये निकाह जैसे आप समझ रही हैं वैसे नहीं हुआ जैसे आप समझ रही हैं। पर ने सारी कहानी सुना डाली। पुप्पो ने आगे बढ़ कर इसे गले से लगाया। हाय मेरे बच्चे, इतने दिन तक मुझसे क्यों छुपाया? पुप्पो, मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती थी, तभी नहीं बताया। मेरी बच्ची, मेरी जान। वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। हम इन पर केस करवा देंगे। नहीं, हर हाल में तुम्हें तलाक देनी होगी। परीक्षा करंट खाकर पीछे हटी। नहीं नहीं पुप्पो,
मगर क्यों? वो निकाह जो कभी मेरी मजबूरी था वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो आदमी जिसे मैं मजबूरी से अपना शौहर बनाया था वो अब मेरी कुल कायनात है। पर बेटा वो आदमी पता नहीं कैसा होगा। वैसे भी ये जागीरदार लोग अच्छे नहीं होते। नहीं पप्पू, वो बहुत अच्छा है। इसने मेरे लिए अपने आप को बदल दिया। इसने अब मुझसे बेगर्ज मोहब्बत की, सिवाय मेरी मोहब्बत के मुझसे कुछ ना चाहा। और फ़ाद ना मत लें इसका मेरे सामने। आप ठीक कहती थी, वो लालची है और इस लालच में ही मुझसे शादी करना चाहता था। शुक्र है अल्लाह का, इसने मुझे ज़ाया होने से बचा लिया। एक ऐसे आदमी के नसीब में लिखा जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब मुझे मालूम हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्यार से बनाया है। वो क्यों मुझे गलत आदमी के हाथों ज़ाया होने देता। ये तो ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। परी नाम क्या है इसका? मलक ज़वार। परीशा ने पहली बार ये नाम मोहब्बत से लिया था। मैं मिलना चाहती हूँ इससे। कल चलें गाँव पुप्पो। वो एकदम तैयार हुई। तौबा है, लड़की आने की भी जल्दी थी और जाने की भी। परी मुस्कुरा दी। आज बहुत दिनों बाद वो यूँ दिल से मुस्कुराई थी। मलक वजाहत उसे देख कर डर गए थे। इनको ये तो पता था कि वो ज़िद का पक्का है, पर इसकी जनूनियत अब देखी थी। इन्हें ये बेटा अपना जान से प्यारा था। आप क्यों मेरे पुत्र की ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं मलक साहब? मेरे बच्चे का कुछ तो ख्याल करें। अम्मा परेशानी से बोली। तो क्या करें हम? इसकी बेजा फरमाइशें पूरी कर दें? हाँ कर दें। ज़िंदगी तो मेरे पुत्र ने गुजारनी है इसके साथ। हमें नहीं जाना। हमें नहीं। जहाँ वो खुश हो वही कर दें। खुदारा यूँ ज़बरदस्ती ना करें, वरना जान ले लेगा वो अपनी ज़िद में। वो आपसे 4 हाथ आगे हैं। अगर इसने अपने साथ कुछ कर लिया तो देखना इस दिन कैसे इसने बंदूक तान ली थी। उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो वो फिर से बोली। वो आज तक आपका फरमाबरदार रहा है। इन्होंने कोई जवाब ना दिया। इसने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली। क्या आप इसकी एक ज़िद पूरी नहीं कर सकते? वो हमसे कुछ भी मांगे हम हर ख्वाहिश पूरी कर देंगे, बेजा ज़िद नहीं। कहकर वो कमरे से निकल गए। पीछे अम्मा बहुत देर तक रोती रहीं। ज़वार का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। वो पागलों की तरह इस लड़की को ढूंढने में लगा हुआ था। एक लड़की के पीछे वो यूँ पागल हो जाएगा इसने सोचा ना था। बार बार वो दिल ही दिल में इसकी आफियत की दुआ करने लगी। प्रीशा और पुप्पो आज गाँव के लिए रवाना हो रही थी। जैसे जैसे गाड़ी गाँव की तरफ बढ़ रही थी, प्रीशा के दिल में सुकून उतर रहा था। दिल की धड़कनें ये सोचकर बेतरतीब हो रही थी कि जब वो ज़वार के सामने इज़हार करेगी तो ज़वार का रिएक्शन क्या होगा। गाँव पहुँचकर वो सामान लेकर घर आई और दरवाज़ा खोलकर वो दोनों अंदर दाखिल हुईं। रात के 10 बज रहे थे। वो दोनों बहुत थक गई थी तो सो गईं। अगले दिन इसने अपने क्लिनिक को खोला और एक औरत क्लिनिक खोला देख अंदर दाखिल हुई। अरे डॉक्टरनी जी, आप आ गई हो? परिशेष की तरफ मुतवज्जा हुई। जी जी आप आ गई हो। वो चौंकी। मुझे? पर तुम्हें कैसे पता? वो मेरा मलक ज़वार तो आपको ढूंढने गए हुए हैं। वो चौंकी। मुझे? पर तुम्हें कैसे पता? वो मेरा शौहर मलक साहब के घर काम करता है, इसने बताया मुझे। अच्छा अच्छा। वो तो चली गई, मगर वो सोच में पड़ गई थी। चलो कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे तो पता चल जाएगा, इसने दिल में कहा। ज़वार आज इस्लामाबाद आया था। परीक्षा को ढूंढता वो पागल हो गया था। इसके हुलिये को देखकर लगता ही नहीं था कि वो इसी ज़वार है जिसके रौब व दबदबे से लोग डरते थे। कई कई दिन कपड़े बिखरे बाल, बड़ी हुई शेव व दीवाना सा हो गया था। वो पहुँचे ही थे कि इसने एक आदमी ने बताया कि परीक्षा गाँव आ चुकी है। ये सुनते इसने वापस जाने का फ़ैसला किया। साईं कुछ वक्त यहीं ठहर जाएं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। नहीं करीम, अभी के अभी वापस जाएंगे हम। साईं हमने कहा है ना, इसने तो हकम अमेज़ लहजे में कहा। जी साईं, जो हुक्म। वो जल्द से जल्द इसे देखना चाहता था। करीम, वो कब आई गाँव? साईं कल ही आई। वो गाँव पहुँचा, इसके घर की तरफ गया। घर का दरवाज़ा बजाया। किसी बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। परीक्षा वो बेख्तियार बोला। बेटा आप कौन? यहाँ परीक्षा रहती थी? जी मैं इसकी फूफो हूँ। तो तुम यकीनन ज़वार हो? जी जी माँ जी। परीक्षा कहाँ है? तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरी बच्ची का क्या लगते हो इसके? फूफो ने मसनूई गुस्से से पूछा। वो फूफो इसका चेहरा देखने लगी। आओ अंदर आओ। ज़वार को साथ दिए घर में आ गई और इसे तख्त पर बैठाया। हाँ बोलो अब। वो पहली बार किसी के सामने नर्वस हो रहा था। फूफो एकदम हंसी। आप हंस क्यों रही हैं? इसलिए कि परीक्षा ने मुझे सब कुछ बता चुकी है। इसलिए कि परीक्षा मुझे सब कुछ बता चुकी है तुम्हारे बारे में। क्या सच में? हाँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मैं बहुत खुश हूँ और उसे भी बहुत खुश रखूँगा। जी माँ जी। आपके कदमों में, इनके कदमों में बैठ गया। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। मुझे देखते ही मालूम हो गया था कि तुम बहुत अच्छे हो और मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। शुक्रिया माँ जी। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम उम्मीदों पर खड़ा उतरूँ। और खड़ा हुआ। बैठो बेटा, कहाँ जा रहे हो? परीक्षा आती ही होगी। नहीं माँ जी, दामाद हूँ मेरे। ये माँ जी मवाजी क्या, आइंदा नहीं बोलना। वो खुश हुआ। जी फूफो, आप अब चलूँगा। वो चला गया, लेकिन फूफो मुतमिन थी कि जाने में ही सही एक अच्छा बंदा इसकी परीक्षा के मुकद्दर में लिख गया था।
इसके जाने की थोड़ी देर बाद प्रीशा घर पहुंची। अरे आ गई बेटा। जी जी पुप्पो, तुम्हारे पता है तुम्हें कि आज कौन आया था? कौन? प्रीशा ने पूछा। मलक जवार। क्या? सच सच पुप्पो, जवार आए थे? वो बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ बेटा, तुम सच कहती हो, बहुत अच्छा बच्चा है। इन्हें बिठाया क्यों नहीं? मुझे फ़ोन कर देती। अरे वो बस थोड़ी देर के लिए ही आया था, खामोश हो गई। जवार प्रीशा से नाराज़ था। वो चाहता था कि अब प्रीशा से मनाए। वो रोज़ पुप्पो से मिलने आ जाता और वहीं से होके आ जाता। प्रीशा से ना मिलता। प्रीशा को भी लगने लगा था कि वो इससे नाराज़ है, पर वो इसे मनाने में तो मनाए भी तो कैसे? पुप्पो के यहाँ से बहुत सी औरतों से दोस्ती हो गई थी। वो आज नहीं इन्हीं के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। प्रीशा ने आराम के लिए आज क्लिनिक से छुट्टी की हुई थी। दरवाज़ा बजा। प्रीशा ने दरवाज़ा खोला तो जवार खड़ा हुआ था। इसको देखकर दिल को बेहद सुकून मिला था, लेकिन नाराज़गी भी अपनी जगह थी। आप कैसे हैं? ज़िंदगी में पहली बार इसने इसे इतने आराम से बात की थी। क्यों? मुझे क्या, मैं वैसे ही हूँ, क्यों पूछ रही हो? ठीक कहकर वो जाने लगा। बैठेंगे नहीं? तुम तो मुझे अपने सामने नहीं देख सकती ना, और आज यहाँ बैठकर मैं क्या करूँगा? वो शर्मिंदा हुई। जाता हूँ मैं, पुप्पो आए तो इन्हें बता देना, और चला गया। प्रीशा उदासी से जाता हुआ देखने लगी। पुप्पो, जवार मुझसे नाराज़ है। रात को पुप्पो से बोली तो बेटा मनाओ ना इसे। कैसे? मुझे क्या पता कैसे? शोहर है तुम्हारा, तुम जानो वो बैठी। पर पुप्पो बेटा, रिश्तों में ज़्यादा दिन तक दूरियां नहीं आनी चाहिए, वरना फासले रिश्तों के दरमियान अपनी जगह बना लेते हैं। जैसे भी हालात हैं, तुम्हारा निकाह हो चुका है। बहरहाल वो तुम्हारा शोहर है, तुमसे मोहब्बत करता है। इसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो तुम नाराज़ है तुम इसे मनाओ। फिर काफ़ी देर तक इसे समझाती रही और वो ठान चुकी थी कि अब वो इसे मना कर ही दम लेगी। दूरियां नहीं आने चाहिए। और वो इसे मना कर ही रहेगी। इसने इतने में घर का दरवाज़ा बजा। जवार अपने कमरे में बैठा आराम कर रहा था कि अम्मा चली आई। जवार पुत्र जा कर डॉक्टरनी को बुला ला। क्यों? खैरियत अम्मा? क्या हुआ है? खैरियत तो है, पर बेटा अमार की तबीयत बहुत ख़राब है। सुबह से बुखार है इसे, और ज़रा तबीयत ख़राब हो गई है। ओहो, मैं अभी जाता हूँ, अम्मा परेशान ना हो। वो उठा और इन्हें तसल्ली देता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद वो प्रीशा के घर के बाहर खड़ा था। इसने दरवाज़ा खटखटाया। कौन? प्रीशा के अंदर से आवाज़ आई। मिस, मैं जवार। प्रीशा का दिल बेतरतीब से धड़का। इसने दरवाज़ा खोला और जवार अंदर आया। अरे जवार, ओ आओ, अंदर आओ, पुप्पो बोली। वो प्रीशा को नज़रअंदाज करता अंदर आया। जी पुप्पो, कैसी हैं आप? बस मैं तो ठीक बेटा, अपनी कहो। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठो बेटा। नहीं पुप्पो, मैं कभी लेकिन अभी मैं अमार की तबीयत ठीक नहीं है, तो इनको लेने आया हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। इसने प्रीशा की तरफ इशारा करके पुप्पो से कहा। हाँ बेटा, ले जाओ, आखिर को बीवी है तुम्हारी। पुप्पो ने फ़ौरन इजाज़त दी। इन मोहतरमा से भी पूछ लें अगर ये जाना चाहें तो। मैं हत्ती हूँ। वो कमरे में चली गई, और जब आई तो इसके हाथ में बॉक्स था। अपने गिर्द काली शाल लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। जवार पुप्पो से मिला और चुपचाप गाड़ी की तरफ चला गया। वो ड्राइविंग सीट पर आ गया। गाड़ी स्टार्ट की। प्रीशा इसकी तरफ देख रही थी, खामोशी से ड्राइव कर रहा था। हिम्मत नहीं हो रही थी इसे कुछ कहे। अब कुछ तो बोलना था। अमार को क्या हुआ है? इसने पूछा। खुद जाके देख लेना, कहकर वो फिर खामोश हो गया। प्रीशा को यकदम गुस्सा आया। हूँ, पहले जब भी बात नहीं करती थी तो वक्त बे वक्त मुझसे बात करने लग जाती थी, और अब जब मैं खुद कर रही हूँ तो साहब की मिजाज ही नहीं मिल रहे। इसने दिल में सोचा। जवार इसकी हालत को बखूबी समझ रहा था, पर गुस्सा था। क्या वो एक्सक्यूज़ नहीं कर सकती थी? चलो एक्सक्यूज़ ना सही, मोहब्बत का इजहार कर दे। हूँ, बैठी रही। दोनों अपनी जगह मुँह बनाकर बैठे रहे थे। गाड़ी हवेली पहुँची। दोनों हवेली में दाखिल हुए तो अम्मा और मलक वजाहत चले आए डॉक्टरनी जी आए। वैसे लेकर अमार के रूम में गई। इनको देख के पता नहीं क्या हुआ है, इसे सुबह से बुखार है, मैं तप रहा है। जी मैं देखती हूँ, आप तसल्ली करें। प्रीशा ने इसका चेकअप किया और कुछ ज़रूरी दवाएं इसे लिख कर दे दी। ये दवाइयाँ आप इन्हें टाइम से दे दीजिएगा। इनके खाने का खास ख्याल रखिएगा। मौसमी बुखार है, कुछ नहीं। प्रीशा ने हिदायत की तो अम्मा बोली, शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत। कोई बात नहीं, मेरा ये तो फ़र्ज़ था, आपके और भी बहुत से फ़र्ज़ हैं, वो भी याद कर लिया करें। जवार ज़ोर से बोला तो अम्मा के सामने यूँ बोलने पर प्रीशा शर्मिंदा सी हो गई थी। अरे जवार, क्यों मेरी धी को तंग कर रहा है? अम्मा ने प्रीशा को साथ लगाया तो प्रीशा हैरानगी से जवार को देखने लगी। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। मेरे जवार की पसंद हो तुम? अम्मा ने भी इसकी हैरानगी नोट कर ली थी। मुझे तो दिल जान से पसंद है अपनी नो। जवार इसे छोड़ने के लिए जा रहा था। अम्मा प्रीशा से बातें करती बोली। जवार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। पर आपकी बहू को आपका बेटा ख़ास पसंद नहीं है? जवार बोला तो प्रीशा ने सर उठा के इसे देखा। क्यों, क्या कमी है मेरे पुत्र में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीशा बौखलाई। अम्मा हंस दी। जवार ने गाड़ी स्टार्ट की। पूरा रास्ता खामोशी से कटा। जवार मुंतज़िर था कि वो अब तो कुछ बोलेगी, पर नहीं, वो कुछ ना बोली। जवार चिढ़ गया। घर आया तो वो गाड़ी से उतरी। आप नहीं आएंगे? मैं किसके लिए आऊँ? वैसे भी पूछा है
मैंने पप्पो से भी मिल लीजिएगा। टाइम देखा है तुमने, पप्पो सो चुकी होंगी और इस टाइम गैर मर्द को अपने घर बुला रही हो। परीक्षा ने इसको हैरान नजरों से देखा। गैर? हाँ तो मैं क्या लगता हूँ तुम्हारा? वो पता नहीं क्या इससे बुलवाना चाह रहा था। वो खामोश हो गई। मैडम की ज़ुबान वैसे कितनी चलती है और आज गूंगी बैठी है। क्या होता अगर ये बोल देती कि शोहर हो मेरे? जवार दिल ही दिल में मुखातिब हुआ। इतने में पप्पो ने दरवाज़ा खोला। वो अंदर जाने लगी तो जवार गाड़ी जान से भगा ले गया। अगले दिन जवार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। सोचा जाने से पहले मोहतरमा की शक्ल ही देख ली जाए। ये सोचते ही वो उठा और प्रीशा के घर जाने लगा। दरवाजे प्रीशा ने खोला। जवार को देखते ही इसकी आंखों में दीप जलने लगे थे। वो अंदर आया। अरे जवार बेटा। पुप्पो उठी। अरे आप बैठे पुप्पो। सलाम दुआ के बाद इन्होंने इनकी तैयारी को देखते हुए पूछा, कहीं जा रहे हो? जी एक ज़रूरी काम की वजह से शहर जा रहा हूँ, सोचा आपसे मिल लूँ। ये तो बहुत अच्छा किया। प्रीशा जा जाके चाय बनाओ, शोहर आया है घर पे। यहाँ खड़ी हो जा। वह एकदम शर्मिंदा हुई। जी कहकर वो किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर लाई। चाय इसने आहिस्तगी से कहा। जवार ने चाय का कप उठाया और चाय पीते हुए पुप्पो से बातें करने लगा। जवार ने चाय का कप खाली करके ट्रे में रखा। पुप्पो किसी काम तो बरबराई बंदा तारीफ के बोल ही बोल देता है, पर नहीं। जवार ने इसकी बरबराहट बखूबी सुनी। वो मुस्कुराया और इसे तपाने को बोला। बंदा तारीफ के काबिल हो तो तारीफ करता हुआ भी अच्छा लगता है। जवार ने कहा, क्या मतलब है आपका? मतलब वही है जो आप समझ रही हैं। और हाँ, मैं एरी गैरी लड़कियों से बात नहीं करता। कहकर इसने बात ही ख़त्म कर दी। एरी गैरी? मैं एरी गैरी नहीं कह रही हूँ। इसके सामने आगे कमर पर हाथ बांध के लड़का औरतों की तरह बोली। वो कुछ बोलने लगा कि पुप्पो चली आई। वो दोनों खामोश हो गए। रात के साए गहरे हो रहे थे। परीक्षा क्लिनिक से उठने लगी। मुलाजमा से बातें कर रही थी कि मुलाजमा बातों बातों में बोली, अल्लाह जवार साईं को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। सुना है अस्पताल में है? परीक्षा एकदम चौंकी। क्या मतलब? वो क्यों है अस्पताल में? आपको नहीं पता? बीबी जी, जवार साईं का दोपहर को बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। परीक्षा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बहुत खतरे में है जी। परीक्षा एकदम चेयर पर बैठ गई। मुलाजमा ने से देखा। बीबी जी आप ठीक तो हैं? इन्होंने मुलाजमा से हॉस्पिटल का पता मालूम करवाया और जाने की तैयारी की। परीक्षा पुप्पो को जाने से मना कर दिया कि इनकी तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब रहती है। मैं आपको फ़ोन पर सूरत हाल बताती रहूँगी। आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। परीक्षा ने पुप्पो को समझाया और अस्पताल चली गई। और हाँ, वहाँ पहुँचते ही जवार की गाड़ी ट्रक से टकराई थी। हाथ पाँव में फ्रैक्चर हुआ था और कमर में गहरी चोट आई थी। ट्रक से टक्कर पर ये गाड़ी से निकल कर बाहर गिरा था और सर बुरी तरह से किसी बड़े पत्थर से टकराया था, जिसकी वजह से सर में भी काफ़ी गहरी चोट लगी थी और उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी। मलक वजाहत अपने जवान बेटे की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल डर गए थे। वो चलती हुई इनके पास आई। बाबा साईं आप दुआ करें अल्लाह से इनको कुछ ना हो। मैंने तसल्ली देने लगी। इन्होंने सर उठाकर इसे देखा। थोड़ी देर बाद वो इनके खाने के लिए कुछ ले आई। बाबा साईं कुछ खा लें, ऐसे तो आप अपने बेटे के ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद इनसे आकर पूछती। इनका दिल परीक्षा की तरफ से नरम होने लगा था। शाम में जवार का ऑपरेशन होना था। वो दोपहर से इसके लिए दुआ कर रही थी, रो रही थी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। मलक वजाहत आगे बढ़े। परीक्षा भी चली आई। डॉक्टर साहिबा हमारा बेटा कैसा है? मलक जवार के सर का जख्म ठीक नहीं है। हमने इन्हें पूरी कोशिश कर ली है पर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अगर इनका इलाज जल्द से जल्द ना हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर कहकर चला गया। परीक्षा ने यकदम अपने मुँह पर हाथ रख लिया। मलक वजाहत वहाँ पड़ी चेयर पर बैठ गए। मलक वकार और मलक अमार यहाँ हॉस्पिटल में जवार के पास ही थे। बाबा साईं अम्मा और परीक्षा को गाँव भेज दिया था और आज एक हफ्ते बाद जवार को होश आया था। मलक अमार ने फ़ोन करके बाबा साईं को इतला दी थी। बाबा साईं ने शहर जाने की तैयारी की और हवेली से निकले तो किसी ख्याल के तहत इन्होंने ड्राइवर को परीक्षा के घर जाने को कहा और इस लड़की से इन्हें उनसियत हो गई थी। जितने और दिन वो अस्पताल रहे, परीक्षा ने इनकी बेटी की तरह देखभाल की थी। फिर वो जवार की भी पसंद थी और तो इन्होंने क्यों ना कर एतराज़ होता। परीक्षा के घर के बाहर ही गाड़ी रोकी। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। परीक्षा ने दरवाज़ा खोला। आप? परीक्षा बेटा, जवार को होश आ गया है, चलोगी? इन्हें होश आ गया? हाँ बेटा, मैं आती हूँ, कहकर वो अंदर गई। पर्स और चादर उठाकर ले आई। घर को लॉक किया। पुप्पो लाहौर चली गई थी क्योंकि इनका बेटा बाहर से अचानक आ गया था। वो चली गई मगर फ़ोन पर जवार की खबर लेती रहती थी। गाड़ी में आ बैठी। गाड़ी चली तो परीक्षा ने पूछा, बाबा साईं क्या वो ख़तरे से बाहर हैं? ख़तरे से तो बाहर हैं। अब डॉक्टर ने कहा है कि जवार को पाकिस्तान से बाहर ले जाएं और वहाँ किसी अच्छे अस्पताल में इसका इलाज करवाएं। वो खामोश हो गई और फिर सारे रास्ते वो अल्लाह से इसकी ठीक होने की दुआ करती रही थी। अस्पताल पहुँच वो लोग जवार से मिलने गए। उमार पहले मिल चुके थे। जवार को यूँ लेटा देकर बाबा साईं आगे बढ़े और पीछे भी पीछे आई। बाबा साईं ने प्यार से कहा, मेरा बच्चा, मेरा शेर कैसा है? जल्द से ठीक हो जा पुत्र। आंखें तरस गई हैं तुझे अपने सामने खड़ा देखने के लिए। बाबा। जवार की आवाज़ मुश्किलों से निकल रही थी। इसे यूँ देखकर परीक्षा की आंखों भीगने लगी थी। कुछ ना बोल पुत्र, बस ठीक हो जा। डॉक्टर ने कहा है तेरा बाहर से इलाज कराने का, देखना तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। जवार ने परीक्षा को देखा, वो रो रही थी।
मलक जहाँ ने पीछे की तरफ देखा, जिसके लिए इनका बेटा सर से पाँव तक बदल गया था। इस हालत में भी इसकी सारी तवज्जो इसकी तरफ थी। हाँ बेटा, ये भी तेरे साथ जाएगी, लेकिन इससे पहले हम तुम दोनों का निकाह भी करवाएंगे, ताकि पूरे गाँव को पता चले कि हमारे जवार की दुल्हन आई है। बाबा ने खड़े खड़े फैसले किए। परीक्षा इन्हें देखने लगी। मेरी दी, इतना हैरान ना हो, जवार हमें जान से प्यारा है, इसकी खुशी आई हम हार मानते हैं, और जवाल के होश आने से पहले तुम जो हमारे साथ रही, एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी बनकर हमें तसल्ली दी, दिलासा दिया, ख्याल रखा। अपनी परवाह किए बगैर इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा, तो हम क्यों ना मानते। वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। बाबा, जवाल बोला, ओए बस भी कर दे, कब से बाबा बाबा बोल रहा है, अब तो मैंने कर दी तेरी दिल की मुरादें पूरी, अब जल्दी से ठीक हो जा। वो बोली तो परीक्षा भी हंसती। जवार तो इसकी मुस्कुराहट पर विदा हो गया था। इसे ख्याल करें, इसे घूर क्यों रहे हैं। परीक्षा बोली तो जवार मुस्कुराता रहा। अब क्यों घूर रहे हैं। वो तब भी इसे देखकर मुस्कुराता रहा। इतने में डॉक्टर साहिबा आ गई और वो बाहर आ गई। फिर इनका निकाह दोबारा किया गया। परीक्षा ने रेड कलर का लहंगा ज़ेबतन किया हुआ था, जो कि अम्मा की फरमाइश थी। मेकअप ने सोने पर सुहागा का काम किया हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हॉस्पिटल में इनके दोबारा निकाह किया गया था। जवार का तो दिल चाह रहा था कि उठकर नाचे, इतने छोटों के बावजूद। कुछ दिनों बाद इसे बाहर जाना था। इस दौरान परीक्षा इसके साथ साथ थी। एक माह बाद वापस आई तो इसका सर ज़ख्म तो ठीक हो गया था, पर कमर में चोट की वजह से लेटने बैठने में तकलीफ़ होती थी। डॉक्टर ने मेडिसिन के साथ साथ प्रॉपर रेस्ट का भी कहा था। जवार तो था ही लाडला, पर परीक्षा भी अब इस पूरी हवेली की लाडली हो चुकी थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती ना थकती थी। अब जवार भी ठीक हो चुका था। अब मलक वजाहत इनका वलीमा करना चाहते थे। पूरे गांव को इनके वलीमे में बुलाया गया था। शाम में इनका वलीमा था। सुबह परीक्षा कमरे में बैठी थी कि जवार चला आया। इसके हाथ में रिपोर्ट्स थी। परीक्षा ने रिपोर्ट्स चेक की और मुस्कुराई। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं। जवार बेड पर बैठा परीक्षा कबर्ड खोलकर रिपोर्ट्स रखने लगी। यार तुम तो आगे बैठो जी, आती हूँ। फिर जवार के पास आकर बैठी। एक बात पूछूं। जवार बोला, जी। से मोहब्बत करती हो, इतने दिन से आपके साथ हूँ, आपको क्या लगता है। परीक्षा अपनी ब्रेसलेट से खेलते हुए बोली। जवार ने इसका हाथ पकड़ा। मैं चाहता हूँ कि तुम वही रेड कलर पहनो जो तुमने निकाह वाले दिन पहना था। फिर वलीमे का मेरा ड्रेस तो आ चुका है, तो क्या हुआ, वो कल पहन लेना। कल भी तो तुम नई दुल्हन होगी। नई दुल्हन मुझे यहाँ आए 2 माह हो गए हैं। सबके लिए भले तुम पुरानी हो, पर मेरे लिए तुम न्यू ही होगी। जवान ने इसे अपने करीब किया। तुम्हें पता है इतने दिन में तुम्हारे करीब क्यों नहीं आया, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। परीक्षा दूर हुई। जवान ने फिर से इसे करीब किया। क्यों, 2-3 दिन से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्यों नहीं आया, पता है क्यों। आपकी मर्ज़ी। वो कन्फ्यूज़ से हो रही थी जवार का रूप देखकर। क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता था। परीक्षा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरी राह देखो। परीक्षा मुस्कुराई। और हाँ, अपने बालों को बांधना मत, खुले छोड़ देना। वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। जवार को इसके लंबे बाल बहुत पसंद थे और इसके लिए परीक्षा ने अपने बाल बढ़ाए थे। अच्छा ठीक है, मैं सब कर लूँगी, आप जाऊँ। पहले ये बताओ कि मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। वो हनूज से अपने करीब किया हुआ था। करती हूँ, आप जाऊँ। परीक्षा ने जान छुड़ाई थी। ना, ऐसे नहीं, दिल से बोलो। वो कैसे बोलते हैं, परीक्षा ने पूछा। मुझे क्या पता, तुम बताओ। परीक्षा मुस्कुराई। मैं परीक्षा अपनी मोहब्बत के हिसाब में मलक जवार को लेती हूँ। क्या मलक जवार का कबूल है। वो प्यार से बोले तो जवार ने हाल हो गया था। कबूल है, दिलो जान से कबूल है। परीक्षा जवार मलिक की मोहब्बत मलक जवार ने कबूल की और इसे गले से लगा लिया। अब जाऊँ, सोचते हैं। जवार सोचते हुए बोला। अब जवार ये चीटिंग है। जवार बोला, क्या चीटिंग है भला, सुनो। उसके कान के करीब बोला, अब मेरी हो के रहो। परीक्षा मुस्कुराई। अब आपकी ही हूँ कहकर चली गई। जवार मुस्कुराया। आज परीक्षा और जवार की शादी को 2 साल गुजर गए थे। शहर के हॉस्पिटल में परीक्षा ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सब इससे मिल चुके थे तो जवार मिलने आए। जवार ने इसके पास बैठा। किसी से, कैसी हो, ठीक हूँ। जवार ने दोनों बच्चों को बारी बारी प्यार किया। थैंक यू परी, थैंक यू सो मच। थैंक आपका भी थैंक यू। परीक्षा बोली, मेरा क्यों, मुझे इतनी मोहब्बत देने वाला मलिक जवार देने के लिए। परीक्षा इसके गले में बाजू हायल करते हुए बोली, मेरी मोहब्बत अज़ल से तुम्हारी है और अब तक तुम्हारी ही रहेगी। परीक्षा ने इसके कंधे पर सर रखा और आंखें मोद ली। जवार ने इसके माथे पर प्रयास किया। बोला, अच्छा सुनो, बच्चों से मोहब्बत मैं करूँगा और तुम बस मुझसे करना। क्यों, क्योंकि इतने मुश्किल से तुम्हारी मोहब्बत मिली है मुझे, वो भी बच्चों में बांट दूँ। आप अपने बच्चों से जेलस हो रहे हैं। वो बनते हुए बोली, नहीं जेलस क्यों, बस मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करना और मुझसे मोहब्बत कौन करेगा। परीक्षा मुस्कुरा कर पूछी, मैं। जवार बोला तो वो हंस दी। जवार भी हंस दिया। जवार और परीक्षा नाज़ा थे अपनी मोहब्बत पे। इनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी थी। इन्हें पता था कि आने वाला हर पल इनकी ये खुशियाँ बढ़ाने वाला है और आने वाला हर वक्त, हर लम्हा इनकी मोहब्बत को पुख्ता करता जाएगा। ख़त्मशुदा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।